हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, दिस अमेजिंग बैच वरुण जेई एडवांस के लिए। ठीक है, और धीरे धीरे आप जो है वो नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं अपने आईआईटी जेई पेपर के। ठीक है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारे एंथुजियाज्म से कि भैया सर हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ रखी है मेहनत में, तो बिलीव यू मी, मेरी बात का विश्वास कीजिए कि आपको बहुत जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, अच्छी रैंक देखने को मिलेगी। ठीक है, पॉजिटिव होकर मेहनत करते रहें। आज हम बात करने वाले हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी के लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 1 था वो आपने देखा, उसमें कुछ मैंने होमवर्क दिया था, वो होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम सीटीक्यू में बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में सर हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस की। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल, दैट इज सीटीक्यू नंबर 11। लास्ट क्लास में वो जो मैंने स्लाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, बहुत सारे बच्चों को बड़ा मजा आया उस कॉन्सेप्ट में, बोलेगे सर मजे आ गए, थैंक यू सो मच। बस मैंने कहा ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो, तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। नाउ सर ये सवाल देखते हैं। ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट थीटा, that is angle POQ is an acute angle and R is the point outside of the circle। मतलब कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 1 है, P और Q इस पर दो पॉइंट्स हैं, R जो है वो इसकी रेडियस है, दैट इज 1 यूनिट, और O इसका सेंटर है। ठीक है जी, R is the point outside of the circle such that OPRQ is a parallelogram। तो R कोई पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द सर्कल सच दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड अगर 1 1 हो गई तो ऑब्वियसली सर ये एक रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड भी 1 और ये वाली साइड भी 1, तो सारी साइड ही बराबर होगी। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम दैट इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल इज एफ ऑफ थीटा, मींस ये वाला जो एरिया है ना भाई, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को भैया बोल रहे हैं दैट इज एफ ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया। देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ थीटा अपॉन थीटा। मैंने कहा बहुत सिंपल सी कहानी है। अच्छा थीटा कौन है वो भी दे रखा है, POQ, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो सर एफ ऑफ थीटा आपको क्या समझ में आता है, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया माइनस, अगर इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया में से ये सेक्टर वाला एरिया अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास में एफ ऑफ थीटा बचेगा। एग्री करते हो इस बात से, एरिया ऑफ सेक्टर। अब मैंने कहा पैरेललोग्राम का एरिया कैसे लिखे, तो भाई देख पैरेललोग्राम ये 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये इसकी डायगोनल होगी दैट इज PQ, और ये वाला एंगल हो गया थीटा। मैंने कहा इस ट्राइंगल का एरिया बता दे, बस आधे ट्राइंगल का। तो आप बोलोगे सर एक ट्राइंगल का एरिया लिखने के लिए अगर एडजेसेंट साइड्स पता है और बीच वाला एंगल पता है, तो एडजेसेंट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन इनटू साइन ऑफ अल्फा इनटू हाफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका जो हम एरिया लिख रहे हैं एडजेसेंट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन इनटू साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल और इनटू हाफ, ये इस ट्राइंगल का एरिया आया। पैरेललोग्राम में सर ऐसे दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, है ना, तो इसका एरिया ट्वाइस कर दो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए, मतलब ट्राइंगल का एरिया ट्वाइस कर दो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं सर, दैट इज इस सेक्टर में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, थीटा अपॉन 360 डिग्री, बट यहां पर सारा रेडियन में चल रहा है तो थीटा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो एफ ऑफ थीटा आपके पास में आ गया है दोस्तों। सर ये बेसिकली बचेगा साइन थीटा, और यहां कितना बचेगा, पाई पाई कैंसिल, माइनस थीटा अपॉन 2, है ना, पाई पाई कैंसिल, और यहां बचेगा थीटा अपॉन 2। एफ ऑफ थीटा अपॉन थीटा की बात कर रहा है, एफ ऑफ थीटा अपॉन थीटा की बात कर रहा है, और इस पूरे पर वो लिमिट लगा रहा है दैट इज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है सर, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है स्प्लिट द डिनोमिनेटर साइन थीटा अपॉन थीटा माइनस 1/2। नाउ इफ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो साइन के अंदर जो लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में है, तो सर ये वाली क्वांटिटी जाएगी 1 की ओर, 1 माइनस हाफ
पूरा आंसर जाएगा सर आपका हाफ की ओर। तो दिस इज अवर एफ एन एफ, दैट इज इक्वल टू हाफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, या सॉरी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ठीक है। जनरली ऐसे सवाल जो है वो जेई एडवांस में भी आते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड, जिसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी ये सब यूज हो रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू की बात कर रहा है। सबसे पहले साइन एक्स माइनस एक्स हैज रियल रूट्स इन पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2। तो हम वैसे भी जानते हैं, मतलब सर आप हमसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करवा रहे हो, साइन एक्स बराबर एक्स, और इन दोनों का ग्राफ हमें पता है। आप पॉजिटिव पार्ट के लिए देख रहे हो तो साइन एक्स का ग्राफ नीचे रह जाता है और y बराबर एक्स वाली लाइन जो है वो ऊपर से चली जाती है। तो पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2, दिस वैल्यू इज पाई बाय 2, यहां कहीं पर पाई बाय 4 होगा ना। साइन एक्स और एक्स कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, हैज ए रियल रूट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कोई रूट नहीं है सर इसमें। सिमिलरली 30 से लेकर 60 डिग्री में 10x बराबर x। अब 10x बराबर x वाले में क्या होता है भाई, 10x बराबर x वाले में सर y बराबर x लाइन के ऊपर लाई करता है 10x का ग्राफ, y बराबर x लाइन के ऊपर लाई करता है 10x का ग्राफ, और ये वाली वैल्यू आप बोल सकते हो पाई बाय 2। अब 30 से लेकर 60 डिग्री के बीच में क्या ये दोनों ग्राफ 10x का और x का इंटरसेक्ट करेगा, तो आंसर इज नो। वो बोल रहा है हैज ए रियल रूट, सर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। बहुत बढ़िया। fx इज ए रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन जो है दैट इज कॉन्टिन्यूअस क्लोज ब्रैकेट में है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2, है ना। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, या कॉन्टिन्यूटी से आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी रेंज भी एक क्लोज इंटरवल आएगी, रेंज भी एक क्लोज इंटरवल आएगी। कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट में तो रेंज भी क्लोज इंटरवल ही आएगी। देन देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू r सच दैट fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू c फॉर ऑल 0 से लेकर 2। ऑब्वियसली आप एक ग्राफ इमेजिन कर लो कि 0 से लेकर 2 तक मुझे एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाना है, ठीक है, हाँ है ना। जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर 0 से लेकर 2 तक मैं ऐसा एक बना दूं, या कैसा भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाना है क्लोज इंटरवल में, तो मैंने ऐसा एक बना दिया, ठीक है। और यहां से आपको पता चल रहा होगा कि कॉन्टिन्यूटी क्लोज इंटरवल में ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये मिनिमम वैल्यू होगी, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगी। अब जो लैंग्वेज बोल रही है उसको ध्यान से समझो, बहुत ही बेसिक सी बात बोल रही है कि क्या fx का ग्राफ कोई ऐसा c एग्जिस्ट करता है जिससे हमेशा बड़ा या उसके बराबर भी होगा। हाँ सर, चाहे तो आप a ही ले लो, मतलब यहां से आप देखकर बोल सकते हो कि fx जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब ये a जो भी वैल्यू नेगेटिव में मैंने बनाया है, आप ये x एक्सिस के ऊपर भी बना सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ऐसा एक a एग्जिस्ट करेगा। उसने बोला है देयर एग्जिस्ट सम c, बिल्कुल सही है सर, ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। gx इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड क्लोज इंटरवल में, कॉन्टिन्यूअस नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला कि क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है। दोनों पर एंड पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब दोनों पे अपोजिट साइन की वैल्यू है। देन देयर एग्जिस्ट अल्फा ओपन ब्रैकेट में 3 से 5 सच दैट g ऑफ अल्फा 0 होगा। सर इस पूरी चीज को ट्रू होने के लिए, जिसको हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, होना क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूटी भी क्लोज इंटरवल में होनी चाहिए, वरना इसका एक काउंटर एग्जांपल देख लो, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। काउंटर एग्जांपल क्या, मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है 3 से लेकर 5, तो ये लो, अब ध्यान से देखोगे तो 3 पर वैल्यू पॉजिटिव, 5 पर वैल्यू नेगेटिव, यहां पे डार्क सर्कल, यहां पे हॉलो सर्कल, मान लेते हैं 4 पे ये टूट रहा है, तो दोनों एंड पॉइंट्स पर वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है। बट क्या ये जरूरी है कि 3 और 5 के बीच में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह कट करेगा? एक जगह कट करने का मतलब है कि वैल्यू उस पर 0 होगी? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया, काउंटर एग्जाम्पल हो गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स लिखी हुई है। ओनली स्टेटमेंट सी इज ट्रू। आज ये भी आसान सा सवाल है। L1 आपको एक लिमिट दे रखी है, L2 आपको एक लिमिट दे रखी है, सॉल्व करते हैं। L1 बहुत ही बेसिक सी लिमिट है, सो दैट इज L1 बराबर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, तो मैंने न्यूमरेटर में रूट के अंदर ही x कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से भी मैंने x कॉमन लिया, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा भाई,
x 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x अपॉन x, और यहां आ जाएगा सर x 1 प्लस साइन x अपॉन x। अब की बार स्टैंडर्ड लिमिट लगाने से पहले थोड़ा सा सचेत रहिएगा प्लीज। मैंने ये दोनों उड़ा दिए, अब की बार x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन x कहां जाएगा सर? जीरो की ओर, क्योंकि x अगर इंफिनिटी की तरफ गया भी तो cos x की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में झूलती है। तो कोई ऐसी क्वांटिटी जो -1 और 1 के बीच में लिखी हुई है, उसका डिनोमिनेटर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो पूरी वैल्यू जाएगी सर जीरो की ओर। ठीक है, हाँ है ना। बीच बीच में रिकॉर्डिंग चेक करनी भी जरूरी है भाई, पता चला मैंने रिकॉर्डिंग वाला बटन ही नहीं दबाया या फिर आवाज ही नहीं आ रही हो, ठीक है, तो इसलिए उधर देखता रह रहा हूं। सिमिलरली सर x इंफिनिटी जा रहा है तो ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। बेसिकली सर ये क्या बचेगा? 1 माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, दैट इज ये बचेगा 1, तो L1 की वैल्यू 1 आ गई। व्हाट अबाउट L2? L2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर L2 कुछ नहीं, पहले इंटीग्रल है फिर लिमिट है। तो मैंने कहा देख h को तो बाहर ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से 1 दैट इज dx अपॉन h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहां पर h है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होगा सर, इसका इंटीग्रेशन आता है 1 बाय h tan इनवर्स ऑफ x अपॉन h, है ना। और सर लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है। ठीक है, तो सर ये पूरा का पूरा आप बोल सकते हो ये h और ये h कैंसिल हो गया, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब आप इसमें 1 रखोगे तो सर ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 बाय h माइनस tan इनवर्स ऑफ -1 बाय h। ध्यान से देखोगे ये तो बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 1 बाय h। अब अगर h 0 की तरफ जा रहा है, 0 प्लस की ओर, तो ये जाएगा प्लस इंफिनिटी। tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी कहां जाता है सर? दैट इज पाई बाय 2 की ओर, और ये कैंसिल हो गया सर, ये वाली पूरी वैल्यू आ गई पाई। तो लिमिट जो L1 है दैट इज 1, लिमिट जो L2 है दैट इज पाई। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं भाई, है ना। तो मुझे बताओ भाई L1 L2 बोथ आर लेस देन 22/7 सर ये पाई है और ये 22/7 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कंपैरिजन बिटवीन पाई एंड 22/7, पाई और 22/7 के बीच में क्या कंपैरिजन है? ये मत बोल देना कि ये दोनों बराबर होते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू बराबर होती है। अगर आप इसकी वैल्यू की बात करोगे तो सर इसकी वैल्यू आती है 3.141, और अगर आप इसकी वैल्यू की बात करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 3.142। हाँ, डिवाइड करके देख लो आराम से। इसकी तो वैल्यू पता ही है 3.141, और इसकी वैल्यू होती है 3.142, फिर आगे शायद 5 आता है, पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो एक्चुअल में 22/7 जो है वो बड़ा होता है पाई से। एक्चुअल में 22/7 बड़ा होता है पाई से। तो सर इसकी जगह इसको कैसे यूज कर लेते हैं? मैंने कहा देख भाई अपने तो करते नहीं, बट फिजिक्स में यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर सेम है, इसलिए हम वैल्यू सेम है इसलिए हम यूज कर लेते हैं। तो बोथ L1 और L2 आर लेस देन 22/7। 1 भी 22/7 से छोटा है, L2 भी, पाई भी इससे छोटा है, बिल्कुल सही बात। वन ऑफ द लिमिट इज रैशनल, अनदर इज इरेशनल, ये इरेशनल ये रैशनल, ये भी सही है। L2 और L1 में से L2 बड़ा है L1 छोटा है, बिल्कुल सही। L2 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ L1। अगर मैं इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करूं तो ये इसकी वैल्यू तो 3.141 है, इसकी वैल्यू 3 ही बनेगी, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। ABCD सिंपल सा सवाल, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बट हाँ ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। चलिए CTQ नंबर 14 पे आ जाते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, जब भी आपको कोई फंक्शन डिफाइन किया जाए और जिसमें ऑलरेडी लिमिट लगी हुई दिखे, जैसे फंक्शन तो ये x का है बट लिमिट n पे लगी हुई है, दैट इज इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आप बोल सकते हो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बिल्ट इन लिमिट। बिल्ट इन लिमिट, ये लिमिट इसके अंदर ही लगी हुई है, बनी बनाई लिमिट इसके अंदर है। तो पहले हमें 1 से बड़ी वैल्यू है कि 1 से छोटी वैल्यू है, मतलब जिस पर भी पावर n लगी हुई है उसको देखना है कि 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है, मतलब वो वैल्यू। अगर 1 से बड़ी वैल्यू है जिसकी पावर इंफिनिटी जा रही है तो ये पूरी टर्म इंफिनिटी जाएगी। अगर 1 से छोटी वैल्यू है ये और इसकी पावर इंफिनिटी जा रही है तो ये वैल्यू 0 की ओर जाएगी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो a की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि साइन ऑफ a जो हो जाएगा
वो 1 से छोटा, और 60 पर वैल्यू आती है बेटा √3/2। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये जो पहले वाला पार्ट है इसमें वो बोल रहा है साइन ए माइनस साइन क्यूब ए, और नीचे वाले में साइन ए प्लस साइन क्यूब ए। तो मैंने कहा अगर साइन ए ये है तो साइन क्यूब ए क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, इसका क्यूब इज 3√3/8। अब मैंने आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी, मैंने कहा ये बताओ कि ये वाली जो क्वांटिटी होगी दैट इज साइन ए माइनस साइन क्यूब ऑफ ए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, कैसी होगी, 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है? देखो सर, साइन ए खुद 1 से छोटा है, इस किसी भी वैल्यू की अगर आप पावर बढ़ाते हो तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब ये छोटा ये बड़ा, इसका मतलब सर ये क्वांटिटी है तो पॉजिटिव है ना। फिर मैंने पूछा कि क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है कि 1 से बड़ी है, ये बताओ। साइन क्यूब ऑफ ए ये 1 से छोटी है कि 1 से बड़ी है, मतलब ये वाली पूरी चीज। तो इसके लिए तो सर बहुत सिंपल सी कहानी है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो आप बोल सकते हैं 1 से छोटी है ना। अब सर हमें तो नहीं समझ में आएगी ये 1 से छोटी कैसे है, तो मैंने कहा देख इसको ऐसे देख ले, इसको ऐसे देख, अगर तुझे ये वाली चीज नहीं जम रही तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि साइन ए इज लेस देन 1 प्लस साइन क्यूब ऑफ ए, कि कोई भी एंगल आप डिसाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका पहले आप क्यूब करोगे, वैल्यू छोटी होगी बट उसमें 1 जोड़ रहे हो, तो सर साइन ए तो खुद ही बेचारा 1 से छोटा होता है, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी, ये क्वांटिटी 1 से छोटी, तो कौन बड़ा हुआ इन दोनों में से? ये। अब इस साइन क्यूब ऑफ ए को लेफ्ट में लेकर आ, तो सर यही चीज बन जाएगी, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो 1 से छोटी है परंतु पॉजिटिव है और उसकी पावर n आप इंफिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो, ये वैल्यू कहां जाएगी? 0 की ओर। कहां जाएगी बेटा? ये वाली पूरी वैल्यू जाएगी 0 की ओर। तो इसका मतलब कि सर आपको क्या कर देना है, इस पार्ट को 0 कर देना है और इस पार्ट को 0 कर देना है, ठीक है सर। इसी पार्ट को क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों पर n लगा हुआ है, इस पर तो n है ही नहीं, ये सिर्फ बिल्ट इन लिमिट वाला काम चलेगा कहां? जहां पर n का इन्वॉल्वमेंट है, इन दोनों में तो n का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ये वैसे ही गायब हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाइड बाय 0 है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि fx बचा कितना? सर बचा इतना, दैट इज ax² इंटू साइन ए माइनस साइन क्यूब ऑफ ए अपॉन साइन ए माइनस साइन क्यूब ऑफ ए। ऊपर -0 नीचे +0 तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अब ये फैक्टर भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली fx बचा ax² फॉर x बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर। अब आ जाइए दूसरे वाले पार्ट में, जब x रैशनल नंबर नहीं है, मतलब जब x एक इररेशनल नंबर है, तो इसमें जो फैक्टर यूज हो रहा है जिसपे पावर n लगी हुई है दैट इज साइन ए प्लस साइन क्यूब ऑफ ए। तो मैंने कहा ये भी बता दे भाई, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि साइन ए प्लस साइन क्यूब ऑफ ए ये क्वांटिटी पूरी 1 से बड़ी होगी, और 1 से बड़ी होगी तो ऑब्वियसली सर पॉजिटिव भी होगी। सर ये क्वांटिटी 1 से बड़ी कैसे होगी ये बताओ। तो मैंने कहा देख दोनों को जोड़ के देख ले या तो यार, है ना। जैसे ही दोनों को ऐड करेगा, इनइक्वालिटीज इन द सेम डायरेक्शन कैन बी एडेड, तो जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया तो साइन ए प्लस साइन क्यूब ऑफ ए इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इन दोनों का एडिशन √3/2 है जी एक तरफ तो, और +3√3/8 है। इसमें से मैंने √3/2 कॉमन लिया, मैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रहा हूं, यहां पे आएगा 1, यहां पे आ जाएगा 3/4, दिस इज 7/4 और √3, तो सर ये आ रहा है 7√3/8। अब ये क्वांटिटी जो है ये 1 से बड़ी होती है ना। आप चेक कर सकते हो कि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी कैसे, क्योंकि 7√3 जो है वो 8 से बड़ा होता है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर तो सिर्फ 64 आएगा, इसका 49 × 3 आएगा, ठीक है हाँ है ना। तो सर ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, ये क्वांटिटी बड़ी है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये 7√3/8, ये वैल्यू खुद 1 से बड़ी है, तो ये वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी हुई कि नहीं हुई? सर बिल्कुल बड़ी होगी। तो अब अगर ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपने ये जो पावर इसकी n लगाई है, इसमें पावर जो n लगी हुई है, इसको इंफिनिटी लेके जा रहे हो, तो ये क्वांटिटी खुद कहां जाएगी? इंफिनिटी। तो यहां पर पूरा सीन क्या बन गया वो बताओ।
सर यहां पर पूरा सीन बन गया, ध्यान से देखते रहना, यहां पर पूरा सीन बन गया ax², फिर ये तो कुछ नहीं है भाई, इसको तो एज इट इज रहने दो, साइन a प्लस साइन क्यूब ऑफ a प्लस 5x माइनस बी इंटू ये वाला पार्ट सेम है, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, होल डिवाइडेड बाय साइन a प्लस साइन क्यूब ऑफ a और प्लस ये वाली टर्म इंफिनिटी जा रही है। तो बिल्ट इन लिमिट अब कैसे काम करेगी भाई? सर ये टोटल फॉर्म कैसी बन गई? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। कैसे सॉल्व करते हैं? जो भी पार्ट इंफिनिटी जा रहा है उसको कॉमन ले लो। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा ax² साइन a प्लस साइन क्यूब ऑफ a प्लस 5x माइनस बी। समझदार बच्चे डायरेक्टली बोल देंगे कि सर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाली फॉर्म में अगर दोनों जगह वेरिएबल सेम है तो उन्हीं के ही कोफिशिएंट का रेशियो हमारा आंसर होता है, बट मैं वो करके दिखा रहा हूं। और मैंने डिनोमिनेटर से भी ये वाली चीज कॉमन ले ली, तो यहां कितना आ जाएगा? अच्छा यहां पर आ जाएगा सर इंफिनिटी, क्योंकि आपने ये कॉमन लिया है, और यहां पे साइन a प्लस साइन क्यूब ऑफ a अपॉन इंफिनिटी प्लस यहां आ जाएगा 1। और ये दोनों फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर है ये बाहर कॉमन आया, कैंसिल हो गया। अब सर ये वाली क्वांटिटी तो बेचारी उसके बीच में है, 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी क्वांटिटी के डिनोमिनेटर इंफिनिटी जा रहा है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये वाला पार्ट चाहे कुछ भी हो, यहां क्या बचा? 5x माइनस बी। तो क्या मैं ये सकता हूं बोल कि सर दूसरे वाले पार्ट में बचेगा 5x माइनस बी व्हेन x इज नॉट ए रैशनल क्वांटिटी या x बिलोंग्स टू इररेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं सर, ये तो हो गया बिल्ट इन लिमिट से हम बाहर आए हैं। ये क्या हो गया बेटा? बिल्ट इन लिमिट से बाहर आए हैं। अब उसने बोला है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इक्वल्स टू 2 and 3। कितने लोगों को देखते ही पता चला दिस फंक्शन इज ट्यूबलाइट फंक्शन? हाँ है ना, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है भाई? ट्यूबलाइट फंक्शन है ना, कि ये इतनी जल्दी अपनी वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रहा होगा, क्योंकि रैशनल पे अलग वैल्यू है, इररेशनल पे अलग वैल्यू है। अगर आप नंबर लाइन पे सोचो तो रैशनल के जस्ट बगल में इररेशनल नंबर भी होता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है, तो सर बहुत जल्दी से फ्लक्चुएट करेगा। अगर हमें इन दोनों पर कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो सर कॉन्टिन्यूअस जिन पॉइंट पे ये ट्यूबलाइट फंक्शन बनता है उसके लिए दोनों स्टेटमेंट बराबर होनी चाहिए। अगर आपको पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालने हैं तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप क्या कर दो? बराबर। इसके जितने रूट्स होंगे या इसके जो रूट्स होंगे उन्हीं पर ही ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। और हमें ऑलरेडी दे रखा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है 2 और 3 पर। दैट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो 2 और 3 होंगे। ठीक है भाई, सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और यहां से आ रहा है 5, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज सी अपॉन ए, और यहां से आ रहा है 6। ठीक है जी, तो यहां से आप बोल सकते हो a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू अगर 1 आ गई तो b की वैल्यू 6 आ गई। उसने आपसे b माइनस a पूछा है, दैट इज 5 इज अवर करेक्ट आंसर। b 6 में से 1 गया 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बिल्ट इन लिमिट का बढ़िया सवाल। आ जाइए, इसमें एक सीक्वेंस देकर फिर आपसे लिमिट का सवाल पूछा है। मतलब पहले हमें सीक्वेंस, ये जो रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, पहले हमें इससे समझना है कि खेल चल क्या रहा है, और उसके बाद में सर हमें आना है किस चीज पर? इस लिमिट पर। तो पहले मैंने कहा अपना सारा ध्यान इस रिकरेंस रिलेशन में लगा दो कि an प्लस 1 बराबर an प्लस 4n प्लस 3, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आप रख सकते हो इसमें। ठीक है, तो मैंने कहा देख भाई सिंपल सी कहानी है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, कि an प्लस 1 बराबर an बराबर प्लस 4n प्लस 3। अब इसमें एक बार आप n की वैल्यू 1 डालो, मतलब इस रिकरेंस को सॉल्व करने का एक तरीका, दैट इज a2 बराबर a1 प्लस 4 प्लस 3, फिर a3 बराबर a2, n की वैल्यू 2 पुट की, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल लो। और इसमें जो आपको डिफरेंस जो है, मतलब a1 आएगा, a2 आएगा, सॉरी a1 तो दे ही रखा है, a2 आएगा, a3 आएगा, a4 आएगा, वो एक सीक्वेंस आएगा, उसका जो डिफरेंस है वो AP में होगा। ठीक है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 2 रखी, ये बन जाएगा a2, यहां बन जाएगा 8 प्लस 3, फिर n की वैल्यू जैसे मैं 3 रखूंगा तो ये आ जाएगा a3, यहां 3 रखी तो 12 प्लस 3। ठीक है भाई, अब a1 की वैल्यू जो है वो आपको 0 दे रखी है, ये आ गया 7। सर यहां पर 7 रखोगे तो ये आ जाएगा 18, 7 और 3 10 प्लस 8 18, 18 और 20 कितना हो गया भाई? 18 और 12 30 और 3 33।
तो सीक्वेंस हमारे पास में क्या बन गई, A1 इज 0, A2 इज 7, A3 इज 18, 33, ये हमारे पास में वो सीक्वेंस हो गई AN वाली। ठीक है जी। अब इसका आप फर्स्ट डिफरेंस निकाल के देखो। फर्स्ट डिफरेंस जो है सर ये आ रहा है 7, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपके पास में 11, है ना। और फिर ये कितना आ जाएगा सर, ये आ रहा है आपके पास में 15, है ना। देखना भाई 18 और 15 33 होते हैं ना, बिल्कुल सही। तो ये जो फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है सर, ये फर्स्ट डिफरेंस एपी में होता है। अब जिस सीक्वेंस का फर्स्ट डिफरेंस एपी में हो, उस सीक्वेंस की जनरल टर्म इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन। तो आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हो सर दूसरा तरीका इसी चीज को सॉल्व करने का। तो देखो यार, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको लेफ्ट में लेकर आऊं, देखना जरा, an प्लस 1 माइनस an बराबर 4n प्लस 3, है ना। an प्लस 1 माइनस an बराबर 4n प्लस 3। क्या ये बात समझ में आई? अब an प्लस 1 माइनस an बराबर 4n प्लस 3। अब आपको यह दिखाई देना चाहिए, अब आपको यह दिखाई देना चाहिए कि सर ये जो है दो टर्म्स का डिफरेंस एक लीनियर फंक्शन ऑफ एन आ रहा है, और लीनियर फंक्शन ऑफ एन तभी आता है बेटा जब सीक्वेंस एपी में हो। तो इनका जो डिफरेंस है वो एपी में मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है। उस एपी का कॉमन डिफरेंस 4 होगा, ये जो एन का कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो ये चीज जो आपने यहां की वो यहां पर भी देखी जा सकती है। कोई दिक्कत है किसी को? नाउ अब यहां पे क्या निकालने का तरीका है, मैंने कहा एक बार इसमें एन की वैल्यू 1 पुट कर दे। तो a2 माइनस a1 बराबर 4 इंटू 1 प्लस 3। फिर n की वैल्यू 2 पुट कर दे, a3 माइनस a2 बराबर 4 इंटू 2 प्लस 3। फिर n की वैल्यू तू चाहे तो 4 पुट कर दे, सॉरी 3 पुट कर दे, a4 माइनस a3 इज 4 इंटू 3 प्लस 3। n की वैल्यू 3 पुट की। तो लास्ट में मैंने क्या किया, n की वैल्यू n ही पुट कर दी, तो ये वाली चीज आ जाएगी सर 4 इंटू n प्लस 3। अब अगर मैं इन सबको कर दूं ऐड, तो जैसे ही मैं इन सबको ऐड करूंगा तो a2 कैंसिल हो गया, a3 कैंसिल हो गया, a4 ऐसे करते करते ये गया सर। लेफ्ट साइड में बचा an प्लस 1 माइनस a1, और इन सबको जोड़ोगे तो जो 4 का कोफिशिएंट है वो 1 2 3 कहां तक, n तक। और सर ये 3 कितनी बार जुड़ा, a1 से लेकर an तक गए हो तो n टर्म्स है, तो ये n बार जुड़ा, ठीक है ना। a1 की वैल्यू जो है वो 0 दे रखी है, 4 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3n। ये हमारे पास में an प्लस 1 आ गया। थोड़ा ध्यान से देखोगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद में 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n, है ना। तो ये आ जाएगा सर 2n स्क्वायर प्लस 5n। परंतु बेटा ये an प्लस 1 आया है ना। तो an प्लस 1 जो है वो आपके पास में आ गया 2n स्क्वायर प्लस 5n। आपको an मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना। क्या मिल जाए, an मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना। अब बस वैसे ही शुरू हो सकते हो, वैसे यहां से कोई ज्यादा खास बात है नहीं। तो मैंने कहा देख वहां पर an लिख रहा है, यहां पर a4n लिख रहा है, लोअर सफिक्स दिख रहा है 4n है, फिर यहां पर 4 स्क्वायर n है, ठीक है। या फिर एक काम करो an ही निकाल लो, तो n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाएगा an। n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाएगा जी an। तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। अब देख ले भाई, 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस 5n माइनस 5। सर ये आ रहा है n माइनस 3 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3, ये हमारा an आ गया आफ्टर रिप्लेसमेंट। दैट इज 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3, ठीक है। n की वैल्यू 1 डालने पर 0 आ रहा है, बिल्कुल सही। 2 डालने पर सर 4 इंटू 2 8 और 2 10 माइनस 3 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है सर, ठीक है जी। ये हमारा an आ गया। अब जब an आ ही गया है तो अब हम चलते हैं सर लिमिट वाले पार्ट पर। बेसिकली इस सवाल में दो चीजें थी, एक तो ये रिकरेंस सॉल्व करना जो कि हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया दो तरीके से, अब उसके बाद में ये लिमिट सॉल्व करना,
तो मैंने कहा देख, रूट के अंदर ए एन लिखा हुआ है, तो रूट ए एन का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से आपका रूट ए एन का मतलब हो जाएगा सर यही चीज, दैट इज 2n² प्लस n माइनस 3। फिर प्लस के बाद में सर यहां क्या लिखा हुआ है, a4n, मतलब अब की बार लोअर सफिक्स है 4n, तो जहां जहां पर n दिख रहा है सर वहां पे 4n लिख दो। मैं कहा ठीक है भाई, दैट इज 2 इंटू 4n का स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3। एक टर्म और देख ले, वहां से तुझे खेल समझ में आ जाएगा। a4² n, तो 2 इंटू 4² n का स्क्वायर प्लस 4² n, जहां पे n दिख रहा है वहां पे मैंने 4² n लिख दिया, ऐसे चलता जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आप देखोगे सर यहां पर तो an ही लिखा हुआ है, दैट इज 2n² प्लस n माइनस 3, और फिर सर यहां क्या लिखा हुआ है, दिस इज a2n, तो n की जगह 2n डाल दो, तो सर दैट इज 2n का होल स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। फिर अगला क्या लिखा हुआ है सर, दैट इज a2²n, तो जहां पर आपको n दिख रहा है वहां पे 2² डाल दीजिए। मेरे ख्याल से इतना पार्ट एकदम क्लियर है। अब भाई लिमिट जा रही है इंफिनिटी की ओर, हर एक के अंदर एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये सब इंफिनिटी जा रहे हैं और सब प्लस में है, तो बेसिकली ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है सर, मैं n² कॉमन ले लूंगा, इसमें से भी n², 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 इसमें से भी n²। तो जैसे ही मैं n² कॉमन लूंगा, क्योंकि n पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो रूट वूट या मॉड वॉड का तो कोई काम ही नहीं है। तो जैसे ही मैंने यहां पर n² कॉमन लिया, यहां बचेगा 2 प्लस n माइनस 3 अपॉन n²। यहां बचेगा n² कॉमन लिया, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3 अपॉन n² का रूट, और इसमें से भी जब मैंने कॉमन लिया तो यह आ जाएगा 4² का स्क्वायर प्लस 4² n माइनस 3 अपॉन n² का रूट, ऐसे। ठीक है, और सिमिलरली सर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, n² कॉमन लिया है तो बेसिकली दिस इज 2 प्लस n माइनस 3 अपॉन n², और बाहर भी n आ गया, और सर यहां कितना आ जाएगा, दिस इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 अपॉन n²। और एक टर्म और लिख देता हूं, वैसे बच्चों को दिखाई दे गया होगा कि सर खेल चल क्या रहा है। ठीक है, √2 कॉमन लेने के बाद में जीपी बनती हुई दिखाई देगी। सर ये आएगा 2² का स्क्वायर प्लस 2² n माइनस 3 अपॉन n²। ठीक है भैया, अब सर n और n हो गया कैंसिल। जिन जिन फैक्टर में मैंने n² डिनोमिनेटर में लिखा है, ये सारे के सारे जीरो की ओर जाएंगे। ये सारे के सारे कहां जाएंगे सर, जीरो की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है। डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है और न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, छोटी है, इस वजह से। तो मैंने कहा बता दे भाई ऊपर क्या बच रहा है। अच्छा, ऊपर बच रहा है सर √2, पहले वाली टर्म बच रही है √2, फिर यहां बच रहा है √2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स √2 इंटू 4। फिर यहां यही टर्म बचेगी बिकॉज ये टर्म तो जीरो होगी। सर ये आ जाएगी √2 इंटू 4 स्क्वायर, बिकॉज ये 4 की पावर 4 है, रूट लोगे तो 4² बचेगा, ये 4² है, इसका रूट लोगे तो 4 बचेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो √2 बच रहा है, फिर √2 इंटू 2 का स्क्वायर था, सॉरी 2 इंटू 2 का स्क्वायर था, रूट लिया तो कितना आ जाएगा, √2 इंटू 2। फिर सर सिमिलरली यहां पे आ जाएगा √2 इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसे। अब आप √2 गायब कर दो, फाइनल आंसर। ऊपर से √2 कॉमन लिया, नीचे से √2 कॉमन लिया, तो 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 ऐसे चलता जाएगा, और डिनोमिनेटर में बच रहा है 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 ऐसे चलता जाएगा। दैट इज आवर आंसर, ये हमारा जवाब है जी। अब बस आपको ये पता करना है कि जीपी तो दिखाई देगी, अब ये पता करना है कि भाई जीपी में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टर्म्स कितनी है। तो मैंने कहा यहां देख, यहां पर जो लोअर सफिक्स है उसको ध्यान से देखेगा तो ये है 4 की पावर 0 इंटू n। फिर सर ये वाला लोअर सफिक्स है 4 की पावर 1 इंटू n, ये वाला लोअर सफिक्स है 4 की पावर 2 इंटू n, और यहां पर जो लोअर सफिक्स है सर वो है 4 की पावर 10 इंटू n।
तो लोअर सफिक्स से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4 की पावर 0 से शुरू होकर 4 की पावर 10 तक गए हो, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस जीपी इज, मतलब जिसको आप बोल सकते हो टोटल टर्म्स, तो वो हमारे पास में है 11। सिमिलरली सर इसमें भी टोटल टर्म्स आर 11। अब इस जीपी का सम कैसे निकालते हैं भाई? सर कैसी बात कर दी, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय आर -1, है ना। फिर कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर 11 माइनस ये वाली चीज। सर ये वाली चीज तो 1 होती है, ये 3 आ जाएगा, तो यहां पर आपको दिखाई देगा 1/3, 4 की पावर 11 -1 अपॉन 2 की पावर 11 -1। 4 की पावर 11 को बेटा 2 की पावर 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और -1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये लिखा हुआ है 1/3। ऊपर फैक्टराइज करोगे तो 2 की पावर 11 -1 एक फैक्टर आएगा, और 2 की पावर 11 + 1 एक फैक्टर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा 2 की पावर 11 का स्क्वायर मतलब 4 की पावर 11, और नीचे 2 की पावर 11 -1, तो ये और ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब ये लिखा हुआ है 1/3, 2 की पावर 11 1024, 2 की पावर 10 होता है, इंटू 2, सर ये होता है 2048, और 2048 + 1 दैट इज 2049, ठीक है जी, हाँ है ना। अब सर इसको एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज ये 3 से डिविजिबल है। 6 18 2 24 8, और फिर बचेगा 3। दिस इज अवर FNF। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 683 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पर बेसिकली जाकर लैंड हुआ, बट यस उससे पहले आपको ये रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना था। अगला जो है भाई वो CTQ नंबर 16 है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ये छोटे छोटे, जिसमें ग्राफ का बहुत तगड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करने का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये जो कोर पार्ट है, मतलब जेईई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट देखोगे, या फिर आप मैट्रिक्स मैच देखोगे, या मैच दी कॉलम देखोगे, तो उनमें यही पार्ट आपको देखने को मिलेंगे कि ये फंक्शन है, इसमें बताओ कौन कॉन्टिन्यूअस है कौन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने यहां पर जो है ये वाला जो सवाल आपके सामने लाकर खड़ा किया है, इसमें उसने सब कुछ ही पूछ लिया, डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, सब। एक एक फंक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या क्या बोल रहा है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा फंक्शन है ए, वो है f1x, दैट इज 4x अपॉन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्ड यूज किया ना, हाँ, ये और ये सिंबल जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 4x अपॉन पाई सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सर ये तो बहुत ही आसान हो गया। सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका d लेस देन 0 है, और ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो सिग्नम की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो जो f1x है वो आपके पास में 4x अपॉन पाई हो गया। अब सर इंटरवल ऑफ डिस्कशन क्या है? मैंने कहा जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उन सभी में इंटरवल ऑफ डिस्कशन है -2 से 2। इंटरवल ऑफ डिस्कशन है -2 से 2, मतलब आपको इस फंक्शन को डिफाइन करना है फ्रॉम -2 से 2, ठीक है जी। लो, और x की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक है? -2 से लेकर 2 है। अब ये आपका चैलेंज है छोटा सा, शुरू हो जाओ कि सर इस फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करें फ्रॉम -2 से 2 के बीच में। तो मैंने कहा देख लो यार, अंदर वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट में हम जो सोचते हैं वो ये नहीं होता कि इसकी वैल्यू इंटीजर कब आएगी, अंदर वाला कब कब इंटीजर बन रहा है। तो मैंने कहा पहले तो एक बार चेक कर लेते हैं इसकी रेंज में कौन कौन से इंटीजर है। तो अगर x -2 से 2 है तो 4 अपॉन पाई x कहां से कहां तक होगा? दैट इज -8 अपॉन पाई से लेकर 8 अपॉन पाई। मैंने इसमें 4 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू आ रही है सर 8 अपॉन 3.14, तो दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, और ये वाली वैल्यू आएगी -2 पॉइंट समथिंग। तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये कब कब इंटीजर हो सकती है वो बताइए प्लीज। तो 4x अपॉन पाई अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर, -2 पॉइंट समथिंग तो एक इंटीजर नहीं होता, बट इसके राइट में एक इंटीजर लाई करता है -2 -1 0 फिर 1 फिर 2, ये इतनी इंटीजर क्वांटिटीज के बराबर हो सकता है। तो यहां से आपको x देखने को मिलेगा 2 कैंसिल, दैट इज -π/2, फिर -π/4, फिर 0, फिर π/4, और ये π/2, ठीक है। ये हमारे सर ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं इन दिस इंटरवल फ्रॉम -2 to 2।
तो मैंने कहा इसका ग्राफ बना लेते हैं भाई, आजा। ठीक है, 2 यहां कहीं होगा, -2 यहां कहीं होगा, फिर -π/2 यहां कहीं, फिर -π/4 यहां कहीं, ये 0, ये +π/4, ये +π/2 और 2। हम fx का ग्राफ बना रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में जो फंक्शन f ऑफ 4x अपॉन पाई की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में रहेगी। अगर आप x इन दोनों के बीच में रखते हो तो इसकी वैल्यू 4x अपॉन पाई की वैल्यू -2 और -1 के बीच में रहेगी। तो -2 और -1 के बीच में लाई करने वाले नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर? दैट इज -2। फिर अगर वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी, मतलब सॉरी, x की वैल्यू -π/4 और 0 के बीच में है, तो 4x अपॉन पाई की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। तो सर -1 और 0 के बीच में लाई करने वाले नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -1। फिर अगर आप x की वैल्यू 0 और π/4 के बीच में ले रहे हो तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है सर 0। π/4 और π/2 के बीच में लोगे तो वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहेगी, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है सर 1। अब π/2 से 2 के बीच में जाओगे, 2 से आगे जाना मत, ठीक है। हाँ, तो π/2 से लेकर 2 के आगे जाओगे तो वैल्यू आएगी सर यहां पर 2, ये वाली वैल्यू आ गई 2। और इन दोनों के बीच में रहोगे, π/2 के बिल्कुल आप लेफ्ट, -π/2 के लेफ्ट में चले गए तो वैल्यू 60 से गिरकर एक पॉइंट नीचे चली जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी सर 3 माइनस का। ठीक है जी, ये हमारे पास में ग्राफ बन गया fx का। क्या बोल रहा है? डिसकंटिन्यूअस एट मोर देन 3 पॉइंट्स बट लेस देन 6 पॉइंट्स। कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? क्लोज इंटरवल में बात कर रहा है, ध्यान रखना। अच्छा, इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी आ रही है वो भी चेक करनी पड़ेगी। तो सर 2 पर ये बन रहा है 8 अपॉन पाई, 8 अपॉन पाई मतलब 2 पॉइंट समथिंग, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 ही होता है। और माइनस ये बनेगा तो -3, बिल्कुल सही है सर। तो ये डिसकंटिन्यूअस कहां कहां पे है? 2 और -2 पे तो नहीं है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पे है। तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट 5 पॉइंट्स, तो मोर देन 3 लेस देन 6, बिल्कुल सही सर। 5 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब 3 से ज्यादा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, 6 से कम पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। नॉन डेरिवेबल एट मोर देन 2 पॉइंट्स बट एट मोस्ट 5 पॉइंट्स। तो ये नॉन डेरिवेबल कहां कहां पर है सर? जहां पर डिसकंटिन्यूअस है वहीं पर ही नॉन डेरिवेबल है। तो 1 2 3 4 और 5, हाँ, एट मोस्ट 5 बोला उसने, बट मोर देन 2, बिल्कुल सही सर। 2 से ज्यादा पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल है बट ज्यादा 5, एटमोस्ट 5 बोल रहा है, मतलब 5 इज इंक्लूडेड। रेंज कंटेन्स एटलीस्ट 1 इंटीजर बट नॉट मोर देन 7 एंड नो इरेशनल वैल्यू। रेंज में सर इसमें इंटीजर ही तो है, 1 2 3 4 5 6 इंटीजर आ रहे हैं। इसने क्या बोला? रेंज कंटेन्स एटलीस्ट 1 इंटीजर, कम से कम एक इंटीजर है बट 7 से ज्यादा इंटीजर नहीं है, बिल्कुल सही। मैनी वन बट नॉट एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जो कि है नहीं। क्या ये मैनी वन फंक्शन है? तो आंसर इज यस, क्योंकि बहुत सारे एक्स की वैल्यूज के लिए एक ही वाई आपको मिल रहा है, तो यस दिस इज ए मैनी वन फंक्शन। ठीक है, और ये क्या है? नीदर ऑड नॉर पीरियोडिक। सर ऑड भी नहीं है क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल भी नहीं है। वैसे भी देख के पता चला सर ऑड कैसे होगा, जो इसकी वैल्यू 2 पर आ रही है वो तो +2 आ रही है, तो -2 पर -2 आनी चाहिए थी ना। अगर ऑड है तो -2 पे तो -3 आ रही है, बस खेल खत्म। पीरियोडिक कैसे होगा सर? पीरियोडिक के लिए तो डोमेन जो है वो एक्स एक्सिस का, मतलब एक्स एक्सिस इधर इन्फिनिटी तक और इधर -इन्फिनिटी तक कवर होनी चाहिए। तो पहले वाला फंक्शन हमने बखूबी समझ लिया। उसके बाद में आते हैं सर ये वाला कॉस इनवर्स सिग्मा। चलो इसको देख लेते हैं भाई। दूसरा फंक्शन क्या है हमारा? क्या है? कॉस इनवर्स सिग्नम f2 ऑफ x, दैट इज b पार्ट। f2 ऑफ x है कॉस इनवर्स सिग्नम कॉस 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई। तो मतलब ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई। 2 को डिवाइड करोगे ये आ जाएगा x माइनस 1/2, दैट इज पाई, और ये पूरा कॉस के अंदर लिखा हुआ है। अंदर भेजोगे सर ये आ जाएगा πx माइनस π/2, और ये लिखा हुआ है ये। अब कॉस के अंदर आप इसकी जगह बदल सकते हो, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा।
अब cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो बेसिकली सर सिग्नम के अंदर साइन पाई एक्स लिखा हुआ है। सिग्नम के अंदर क्या लिखा हुआ है? साइन पाई एक्स। इंटरवल ऑफ कंसीडरेशन मतलब सर कहां से कहां तक चर्चा करनी है? तो चर्चा तो बेटा अभी भी -2 से 2 के बीच में करनी है। साइन पाई एक्स का ग्राफ आप बहुत आसानी से बना सकते हो। साइन एक्स का ग्राफ बनाओ और उसको पाई से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू आएगी 0, ये वाली वैल्यू वैसे तो पाई होती है, पाई से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगी, ये 2 पाई होती है तो ये 2 हो जाएगी, ये -1, ये -2। अब ये क्वांटिटी सिग्नम के अंदर लिखी हुई है, तो हमें सिर्फ ये जानना है कि ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव और कब 0 है, ठीक है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी भी वैल्यूज हैं ये वाली -2, -1, 0, 1 और 2, इन पर साइन पाई एक्स 0 होगा। साइन पाई एक्स 0 होगा तो सिग्नम ऑफ 0 क्या होता है? 0। ये वाली चीज 0, सिग्नम की वैल्यू 0, कॉस इनवर्स 0 कितना हो जाता है भाई? कॉस इनवर्स 0 हो जाता है सर, दैट इज 1। सॉरी, दैट इज पाई बाई 2, ठीक है ना। कि कॉस की वैल्यू कब, कॉस इनवर्स का ग्राफ पता है ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है ना। कि कॉस इनवर्स 0 सर वैल्यू आएगी पाई बाई 2, ठीक है। तो इन 5 पॉइंट्स पे तो वैल्यू पाई बाई 2 आने वाली है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब जरा देखना, x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में अपर, या फिर x की वैल्यू -1 और -2 के बीच में, इन दोनों इंटरवल्स के लिए आप बोल सकते हैं कि साइन पाई एक्स पॉजिटिव है। साइन पाई एक्स पॉजिटिव है तो सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, सिग्नम पॉजिटिव वैल्यू पर हमें आउटपुट देता है 1। तो पूरा फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा सर? दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1। तो कॉस इनवर्स 1 सर ये वैल्यू कितनी आती है? दैट इज 0, है ना। ये वैल्यू कितनी होती है सर? 0, है ना। तो इतने इंटरवल पे वैल्यू 0 रहने वाली है। अब 2 इंटरवल और बच गए, दैट इज x की वैल्यू 0 से छोटी और -1 से बड़ी, और ये वाला पार्ट जिसमें x एक्सिस के नीचे है साइन पाई एक्स का ग्राफ, x की वैल्यू 2 और 1 के बीच में। तो इन दोनों इंटरवल्स के लिए आप बोल सकते हो कि साइन पाई एक्स नेगेटिव है और सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, सिग्नम ऑफ एनी नेगेटिव क्वांटिटी, सिग्नम नेगेटिव पे हमें आंसर देता है सर -1, और यहां से आप बोल सकते हो कि कॉस इनवर्स -1 कितना हो जाएगा? दैट इज पाई। अब मेरे ख्याल से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो आप बना सकते हैं, देख लो भाई, ठीक है। तो यहां पर आ गया सर -2, यहां पे आ गया -1, यहां आ गया 0, यहां आ गया 1, यहां आ गया 2। -2, -1, 0, 1 और 2 सब पे वैल्यू पाई बाई 2 है। तो -2, -1, 0, 1 और 2 इन सब पर वैल्यू कितनी है सर? दैट इज पाई बाई 2, ठीक है भाई, है ना। फिर इस पार्ट के लिए 0 से 1 के लिए और -2 से -1 के लिए, -2 से -1 और 0 से 1, ये वैल्यू आ रही है सर ये वाली। फंक्शन हमेशा कांस्टेंट हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ 1 दैट इज 0। अब -1 से 0 और 1 से 2, -1 से 0 और 1 से 2 जो वैल्यू आ रही है सर वो आ रही है कितनी? पाई। तो यहां पर आप बोल सकते हो सर ये वैल्यू आएगी पाई, ठीक है। तो ये आपके पास में पूरा ग्राफ बन गया भाई। अब मेरे ख्याल से आप इसका जवाब दे सकते हैं कि ये कितने पार्ट पर कॉन्टिन्यूअस, नॉन कॉन्टिन्यूअस, डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल, ठीक है, वो आराम से देख लेना। पी क्यू एस टी सारे ऑप्शन सही है, बस एक आर गलत है। रेंज कंटेन्स एटलीस्ट 1 इंटीजर बट नॉट मोर देन 7 इंटीजर, नो इज इरेशनल वैल्यू, ये बात गलत होगी ना, क्योंकि सर इसकी रेंज में तो सारे के सारे एटलीस्ट 1 इंटीजर बिल्कुल सही है। एटलीस्ट 1 इंटीजर तो है ही ना, रेंज में 0 है भाई। एंड क्या लिखा हुआ है? नॉट मोर देन 7, ये भी ठीक है। एंड नो इरेशनल वैल्यू, रेंज में कोई इरेशनल वैल्यू ही नहीं है, गलत बात होगी ना। रेंज में तो इरेशनल वैल्यू है, रेंज में पाई भी है, पाई बाई 2 भी है, दोनों इरेशनल होते हैं, ठीक है। फंक्शन डिफाइन करना था, वो मेजर पार्ट था, वो मैंने आपको करके दिखाया। f3 की बात कर लेते हैं, f3 ऑफ x की, x+1 और 5 माइनस x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका मैक्सिमम की बात कर रहा है। दैट इज f3 ऑफ x, दैट इज मैक्सिमम ऑफ
x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट एंड 5 माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट। क्या ये बात क्लियर है ना? तो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है भाई। x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट और 5 माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि उसके अंदर जो इंटीजर फंसा है वो उसको मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इंटीजर लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये बोल सकता हूं कि x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड 5 माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट। इसका जवाब ये मत लिख देना, ठीक है? इंटीजर गायब करने के बाद में जो बचता है उस पर फ्रैक्शनल पार्ट आपको लगाना है, ठीक है? हाँ है ना? तो बेसिकली सर ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। तो अब हम एक काम करते हैं सर, इसका ग्राफ बना लेते हैं -2 से 2। मैंने कहा देख फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हम सबको पता है, ऐसे चलेगा यहां तक जाएगा, ऐसे चलेगा यहां तक जाएगा, 1 और ये 2 और ये वाली चीज होगी। फिर ये -1 से चलेगा यहां तक जाएगा और यहां से चलेगा यहां तक जाएगा। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये -1, ये -2। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का ग्राफ क्या हो जाएगा? तो x की जगह -x रखने से क्या होता है, मिरर इमेज लेनी होती है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब सर लाइन बाय लाइन आप इसकी मिरर इमेज लो, इस लाइन की मिरर इमेज y एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो आएगी ये वाली, इस लाइन की इमेज y एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो लाइन आएगी सर ये वाली, इस लाइन की इमेज y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस लाइन की इमेज वो आएगी सर ये वाली, और इसकी इमेज जाएगी ये वाली। तो ये वाला जो ग्राफ है दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है सर दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। अब मैक्सिमम की बात कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करो, जिसका ग्राफ ऊपर लाई करेगा वही हमारा मैक्सिमम का पार्ट कहलाएगा, ठीक है? अब जरा देखना, इस पे तो ग्राफ यही है, ऊपर तो ग्राफ है ही नहीं, तो यही मैक्सिमम है। इसके बाद में ऊपर चला गया, अब यहां ग्राफ है नहीं, 60 से नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, यहां पर ग्राफ है नहीं, तो मैक्सिमम वाला आंसर तो यहां से आएगा ना, क्योंकि किसी भी इंटीजर पे चले जाओगे दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 0। 0 और 0 में से मैक्सिमम कौन होता है सर? दैट इज 0। है ना? तो अगर मैं आपको y बराबर f3x का ग्राफ बनाकर दिखाऊं, वैसे तो बन गया है ग्राफ, अब इनको हटा दो, ये किसी काम के नहीं है। ठीक है भाई? हाँ सर, यही हमारा ग्राफ है। ये रहा जी ग्राफ। अपर जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये वाली वैल्यू होगी सर, दिस वैल्यू इज 1, और ये वाला एग्जैक्ट ये दोनों मिलते हैं सर हाफ पर, और ये वाली वैल्यूज भी हो जाएंगी हाफ। 1 में हाफ जोड़ा 3/2, ये -12 और ये -3/2। ठीक है भाई, ये ग्राफ हो गया। आई बिलीव अब आप पता कर सकते हो कि कहां पर डेरिवेबल है, कहां पर नॉन डेरिवेबल है। अब की बार बस ये ध्यान रखना, जहां पर डिसकंटीन्यूअस है वहां पे तो नॉन डिफरेंशिएबल है ही है, बट साथ साथ में सर ये वाला जो है ना, ये एक बन रहा है शार्प कॉर्नर। ये क्या बन रहा है? शार्प कॉर्नर। तो शार्प कॉर्नर पर भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ध्यान से जवाब लिखिएगा प्लीज। रेंज में इंटीजर है कि नहीं है, रैशनल है कि नहीं है, वो सारी चीजें ध्यान रखना। रेंज में 0 है, मतलब अगर मैं इसकी रेंज आपको देखनी बताऊं, ऑड इवन बहुत अच्छे से डिसाइड करना भाई, मैं अभी बोल रहा हूं। रेंज आ जाएगी क्लोज ब्रैकेट हाफ से लेकर 1 ओपन यूनियन 0, ये इसकी रेंज है। ठीक है, इसीलिए मैं अब ये सवाल आप पे छोड़ता हूं, आराम से आंसर भी आपको दे रखा है, पी और टी ही जवाब है। डिसकंटिन्यूअस एट मोर देन 3 पॉइंट्स बट लेस देन 6 पॉइंट्स। तो डिसकंटिन्यूअस तो हमें दिखाई दे रहा है सर 5 पॉइंट्स पे ही है। किस किस पे? 2, -1, 0, 1 और 2, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। और दूसरा देख, मतलब वो तो मैं अब क्या कर रहा हूं, ऑप्शन वेरीफाई कर रहा हूं, बट एक्चुअल में तो आपको हर एक स्टेटमेंट कॉलम 2 की ढंग से पढ़नी है।
फिर देखनी है कि इस पे सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। नाउ इसका जो लास्ट पार्ट है, ये अपने आप में भाई 4 सवाल करवाएं, ध्यान रखना। कुछ लोग जो है वो गिनती शायद हो सकता है कम कम दिखाई दे, बट यस। अब सर ये वाला तो बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही फेमस फंक्शन है। आ जाओ, f4 ऑफ x क्या है, दैट इज डी पार्ट। f4 ऑफ x है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का तो रूट ले लिया उसने और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है भाई। और यहां पर आपके पास में वैल्यू दे दी -2 से लेकर +2। ये हमारा इंटरवल ऑफ कंसीडरेशन है। इस फंक्शन के बारे में हमें चर्चा करनी है, शुरू हो जाओ। क्या करना है सर, इसको सिंप्लीफाई तो ये खुद ही हो रहा है बेचारा। एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है सर वो तो मॉड ऑफ एक्स होता है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अब की बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है सिर्फ एक्स पर, तो अलग अलग हम एक काम करते हैं, इंटरवल ले लेते हैं जिसपे ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां कहां इंटीजर बनेगा। इस पूरे पार्ट में सर -2 पर, फिर 2 पर सॉरी -2 पे एक अलग आएगी कहानी। फिर x की वैल्यू अगर आप, हाँ, अगर आप x की वैल्यू -2 से लेकर -1 लेते हो, फिर अगर आप x की वैल्यू -1 से 0 लेते हो। क्यों सर ये आप क्लासिफाई कैसे कर रहे हो इंटरवल्स को? मैंने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे लगा हुआ है। ये तो एज इट इज हम ओपन कर देंगे। ये हम कैसे ओपन कर देंगे कि x हम इसमें पॉजिटिव रख रहे हैं कि नेगेटिव रख रहे हैं, उसके बेसिस पर। मेन मुद्दा इस पे फोकस करने का है, तो मैं तो ये देख रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा किस पे हुआ है, x पे। तो x की डिफरेंट दो इंटीजर्स के बीच का मैंने इंटरवल लेना कंसीडर कर दिया इसके अंदर। फिर 0 से लेकर 1 ओपन, और फिर मैंने x की वैल्यू ली 1 ओपन से लेकर, सॉरी 1 क्लोज से लेकर 2 ओपन, और लास्ट में हमारे पास में बचेगा x बराबर 2, ठीक है। अब मुझे ईमानदारी से देखकर बताइए कि ये वाली जो वैल्यू है सर, ये पूरे नेगेटिव इंटरवल है, तो मॉड खुलेगा नेगेटिव साइड के साथ, क्योंकि जो भी x की वैल्यू रखोगे वो नेगेटिव रख रहे हो। तो जब x को मॉड को पता चला कि उसके अंदर रखे जाने वाले सारे x नेगेटिव है, तो वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। इन सभी क्वांटिटीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है बेटा लेफ्ट साइड वाला इंटीजर, दैट इज -2, उसका स्क्वायर होगा 4। -1 से 0 के बीच में सर वापस से मॉड ओपन होगा नेगेटिव x के साथ। इन सभी नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -1, -1 का स्क्वायर दैट इज +1। 0 से लेकर 1 के बीच में सर अब की बार मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, बिकॉज सारे पॉजिटिव x रख रहे हो, और इन सभी नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जी कितना, 0। 1 से लेकर 2 में इसका मॉड एज इट इज ओपन होगा, और 1 से लेकर 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो स्क्वायर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर इज 1। अब आपको x बराबर 2 ही रखना है सिर्फ इसमें, तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 दैट इज 6। आई बिलीव अब आप डिफरेंट लाइन सेगमेंट बना सकते हैं कि इस पोर्शन के लिए ये लाइन है, इस पोर्शन के लिए ये लाइन है। नाउ इट इज डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। कम करना जरूर बेटा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं ना, यही एक बड़ा सवाल बनाकर रख देती हैं, ठीक है। और जो सीखने वाली बात है वो यही है कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए तो आप ये देखो कि अंदर वाली क्वांटिटी कब कब इंटीजर बन रही है, अंदर वाली क्वांटिटी कब कब जो है वो इंटीजर बन रही है। x की कौन सी इंटीजर वैल्यू रखेंगे वो नहीं बोल रहा हूं, अंदर वाली पूरी क्वांटिटी कब कब इंटीजर बन रही है, कौन कौन सी x की वैल्यू के लिए, वहां पर आप इंटरवल ब्रेक कर दीजिए बस। Now this is CTQ number 17. Let fx is a differentiable function satisfying this rule. x और y पॉजिटिव है, f'1 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और ये बहुत ही जोरदार फंक्शनल इक्वेशन है। अब फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक कि आप f' का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। अब जो गिवन फंक्शनल रूल है उसको यहां पर यूज करो, इसको सिंप्लीफाई करो और एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, फिर इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। ये हो गया एक जनरल तरीका जो हमने क्लास में सीखा है। इसका दूसरा भी तरीका है कि पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो मैंने इसको क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, है ना। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, f ऑफ एक्स वाई
बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अब x के नीचे एक्स वाई जाएगा, ये 1/y आएगा, y के नीचे एक्स वाई जाएगा, ये 1/x आएगा, और ये आएगा -1/xy। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको PD पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, चाहो तो x के रिस्पेक्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं इसको x के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, x के रिस्पेक्ट में अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, या y के रिस्पेक्ट में इसलिए करता हूं, वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो फिर उसी को ही गायब कर दो तो तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन x में दिखेगी। अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट इसको पहले y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में करते हो तो x ही गायब होगा, फिर तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन y के रिस्पेक्ट में दिखेगी। एक स्टेप और करना पड़ेगा, y को रिप्लेस करना पड़ेगा x के साथ, मतलब y की जगह x लिखना पड़ेगा। तो मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा f डैश एक्स वाई, x इंटू वाई का डेरिवेटिव x कांस्टेंट की ट्रीट होगा और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सर ये x की टर्म है, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0, ये आ जाएगा f डैश वाई। 1/y का डेरिवेटिव होता है y के रिस्पेक्ट में -1/y का स्क्वायर, है ना, और 1/x का डेरिवेटिव 0, -1/x एज इट इज रहेगा, 1/y का डेरिवेटिव -1/y स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपको f डैश 1 दे रखा है। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है उसी की ही वैल्यू आप उसको गायब करना होता है बेसिकली पिक्चर से। तो जैसे ही मैं y की जगह 1 रखूंगा, जरा देखना, ये बन जाएगा f डैश एक्स इंटू एक्स बराबर, यहां बनेगा f डैश 1 जो कि है 2 -1/y स्क्वायर, और सॉरी y की जगह आपने 1 रखा है तो -1/1 प्लस 1/x, है ना, ये यहाँ पे भी 1 रख दिया। तो सर अब आप देख सकते हो आपके पास डायरेक्टली जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, f डैश एक्स इंटू एक्स बराबर दिस इज 1 प्लस 1/x, है ना। 2 - 1 कितना होता है भाई, 2 - 1 होता है सर, दैट इज 1। x से डिवाइड करो, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो f डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है fx, 1/x का इंटीग्रेशन वैसे तो ln mod x लिखना चाहिए, बट जितने भी x हम कंसीडर कर रहे हैं x और y वो सारे पॉजिटिव है, तो mod x लगाने के बाद में भी मैं बोलूंगा कि x पॉजिटिव है तो mod हट जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा सर वो हो जाएगा -1/x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास में फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए आपको इनिशियल वैल्यू कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, या दी गया यही रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर कोई बढ़िया सी वैल्यू सोचो जिसपे मुझे फंक्शन वैल्यू दे दे और फिर मैं वो वैल्यू यहां पर यूज कर सकूं। इत्मीनान से और आराम से देखने पर समझ में आता है x और y 0 तो रख नहीं सकते, वरना हम 0 ही पुट करते हैं हमेशा, क्योंकि x और y पॉजिटिव है। तो जैसे ही मैं इसमें x बराबर y बराबर 1 रखता हूं तो मेरे पास एक बढ़िया चीज बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है, f ऑफ 1, राइट हैंड साइड में ये भी f ऑफ 1, ये भी f ऑफ 1, तो 2 टाइम्स f ऑफ 1। यहां पे कितना बन जाएगा, दिस इज 1 + 1 - 1 अपॉन 1। ये इधर जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -f ऑफ 1 और यहां बचेगा 1। तो अब आप बोल सकते हो कि आपको एक जानकारी दे रखी है कि 1 पर वैल्यू फंक्शन की -1 आ रही है। तो आप जब अब इसमें x की जगह 1 रखोगे तो fx की वैल्यू -1 है, रख दे भाई। तो fx की वैल्यू -1, ln 1 0, यहां पे 1 रखा तो -1 प्लस c की वैल्यू यहां से 0 आ गई। दैट मीन्स जो फंक्शन आपके पास में निकल के आया है वो फंक्शन है ln x - 1/x। अब वो बोल रहा है कि f ऑफ x की जगह आपने e की पावर 100 पुट कर दिया, तो e की पावर 100 दैट इज ln ऑफ e की पावर 100 -1 अपॉन e की पावर 100। तो सर ये आ जाएगा 100 - 1 अपॉन e की पावर 100। अब वो इस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको लेने के लिए बोल रहा है। तो इस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस पूरे की वैल्यू आप देख ही रहे हो, बस 100 से थोड़ी सी कम होगी बिकॉज ये क्वांटिटी बहुत छोटी है। तो इसकी वैल्यू आएगी सर 99 पॉइंट समथिंग, और 99 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है सर 99, दैट इज अवर FNF। जब मैं ये जवाब लिखता हूं तो कुछ बच्चों के मन में डाउट ये भी आ सकता है कि सर
ये क्वांटिटी देख 1 से बड़ी तो है नहीं यार, 1 से बड़ी आती तो हम बोल देते कि ये 98 पॉइंट समथिंग हो जाता। तो ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, तो 100 में से 1 से छोटी क्वांटिटी घटाओगे तो ये वैल्यू जो है वो 99 पॉइंट समथिंग आएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 99 हो जाएगा। तो आपको उस डाउट में जाने की जरूरत नहीं है कि सर वैल्यू 98 भी तो आ सकती है, नहीं आएगी 98। ठीक है, हाँ ना। अगला सवाल अगेन एक बढ़िया सवाल है, क्योंकि पहले आपको बिल्ट इन लिमिट खत्म करके आपको पहले फंक्शन बनाना है, फिर फंक्शन के बाद में फिर ये वाली चीज आपको निकालनी है। कैसे पता चला सर बिल्ट इन लिमिट है? मैंने कहा देख फंक्शन जब डिफाइन किया तो उसने पहले ही लिखा हुआ है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। चलिए भाई, अच्छा x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये वाली कहानी है, हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनाना है x बराबर 0 पर। ठीक है ना। अब अगर मैं x की बात करूं 0 से बड़े पर, ध्यान सुनना प्लीज, अगर x 0 से बड़ा है तो दैट मीन्स x प्लस 1 से बड़ा होगा, तो x प्लस 1 की पावर n जो कि इंफिनिटी जा रहा है, ये खुद कहां जाएगा सर? 1 से बड़े नंबर की क्वांटिटी, 1 से बड़े नंबर की पावर अगर इंफिनिटी जा रही है, सॉरी हाँ 1 से बड़े नंबर की पावर अगर इंफिनिटी जा रही है तो वो नंबर खुद इंफिनिटी जाता है। सिमिलरली क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो 1 प्लस एक्स भी 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है अब इसकी पावर इंफिनिटी, ये जाएगा 0 की ओर। और मैं ऐसे 0 पर, मतलब 0 से छोटा मतलब ये नहीं है कि मैं नेगेटिव में जा रहा हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं बस, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि fx क्या हो जाएगा इफ x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है तो fx क्या करेगा? सर ये इंफिनिटी जा रहा होगा, इसमें तो कहीं पर n यहां फंसा हुआ है ना। अच्छा इसको भी चेक कर लो भाई, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सवाल के अंदर एक छोटा सा सवाल और डाल दिया, n माइनस एन स्क्वायर माइनस 8n, है ना। तो इसको चाहो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से जा सकते हो, वरना इसको रैशनलाइज कर लो, दैट इज n प्लस एन स्क्वायर माइनस 8n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा? एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 8n, और नीचे लिखा हुआ है बेटा n प्लस अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 8n। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर लिखा हुआ है 8n और नीचे लिखा हुआ है n कॉमन ही ले लो, 1 प्लस 1 माइनस 8 अपॉन n। अब अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो बेटा ये लिखा हुआ है 8 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 4, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो 0 की तरफ जाएगी, तो ये वाली क्वांटिटी तो 4 लिखी हुई है, इसकी टेंशन ना लीजिए, हमने अलग से सॉल्व कर लिया। ये जा रहा है इंफिनिटी, ये भी जा रहा है इंफिनिटी, है ना। तो भाई एक सिंपल सी चीज मुझे सोच के बताओ कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, दोनों सेम फैक्टर की वजह से जा रहे हैं, तो इसको हम कॉमन लेंगे बाहर ले जाकर और कैंसिल कर देंगे। जब कॉमन लोगे तो x प्लस 1 की पावर n इसके डिनोमिनेटर में आएगा और x प्लस 1 की पावर n इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो बेसिकली मैं आपसे जवाब पूछना चाह रहा हूं क्या बचेगा? सर न्यूमरेटर में बचेगा ये और डिनोमिनेटर में बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे पास में फंक्शन क्या बचा फॉर x पॉजिटिव? दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको अगर ये बात थोड़ी कम समझ में आई तो एक स्टेप आप फालतू कर सकते हैं, इस पूरे को बाहर लेके जाओ पहले, x प्लस 1 की पावर n को, डिनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी। फिर आप देखोगे कि x प्लस 1 की पावर n जो है वो दोनों के, इसके और इसके डिनोमिनेटर में बैठी है, तो उसको तो 0 कर देगी, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा ये वाली चीज। व्हाट अबाउट फॉर x नेगेटिव? अब x नेगेटिव के लिए आपको अभी बताया था कि ये वाली क्वांटिटी यहीं बैठे बैठे शून्य हो जाएगी, तो ये शून्य हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा सर? ऊपर बचेगा लैम्डा के अंदर ये वाली चीज साइन 4x अपॉन यहां क्या बच रहा है सर? दैट इज x। ठीक है, और एग्जैक्ट x बराबर 0 पर, एग्जैक्ट x बराबर 0 यहां पे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी x बराबर 0 की भी बात कर लेंगे भाई। x बराबर 0 पे सर ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, मतलब जो राइट हैंड लिमिट आएगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, वही x बराबर 0 होनी चाहिए। और वैसे भी आप यहां से वैल्यू नहीं निकाल सकते,
क्योंकि ये वाला आपको एक्सप्रेशन यूज करना है जब x की वैल्यू नॉन जीरो हो। तो सर उसने तो बोला एफ ऑफ जीरो बताओ, तो कॉन्टिन्यूअस भी तो बोला है कि फंक्शन को जीरो पर कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर, और उनकी जो दो वैल्यू आई वही एफ ऑफ जीरो की वैल्यू होगी, है ना। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि अगर जैसे मैं इसमें बात करूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस लैम्डा साइन ऑफ 4x अपॉन यहां पर x है, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये वाली वैल्यू आ गई 1, सर ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा, है ना। अब यहां से वैल्यू निकालते दैट इज राइट हैंड लिमिट से। मैंने कहा अगर मैं x को जीरो लेके जाऊं ये बनेगा 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 इज 1, 1 माइनस 1 0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए टू कैलकुलेट RHL, तो मैंने क्या किया इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस कर दी, राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी। तो राइट हैंड लिमिट, अब जरा देखना कॉस के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है ये जीरो की ओर जा रहा है, और हमें स्टैंडर्ड लिमिट ये बोलती है कि 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अगर डिनोमिनेटर में उस समथिंग का स्क्वायर हो जाए तो ये स्टैंडर्ड लिमिट की मदद से हाफ हो जाता है। तो मैंने क्या किया इसी से ही डिवाइड कर दिया जी, 1 माइनस 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स से मैंने इसके स्क्वायर से कर दिया डिवाइड, ताकि 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन ये वाली चीज। अब मैंने कहा साइड में आप ये भी पता कर लो कि ये होता क्या है, 1 माइनस 10 ऑफ 1 माइनस 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स जो है वो होता क्या है। सो दिस इज 1 माइनस, दिस इज 1 माइनस, मक्खी कहां से आ गई भाई, अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है जी। हाँ, अब मैंने एलसीएम लिया तो दिस इज 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो बेसिकली सर ये पूरा आ रहा है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है ना। तो आपने जिस क्वांटिटी से डिवाइड किया उसी से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान रखना, बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब इस इतने पार्ट को आप बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट दिस वैल्यू इज हाफ, तो ये चला जाएगा जी बाहर हाफ, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहां पर लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ऑफ x, इसके नीचे ये वाला x स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। देखना जरा 1 अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, सारी चीजें क्लियर है एकदम। देखो आराम से कि 10x का स्क्वायर ये रहा, 2 का स्क्वायर 4 ये रहा, x स्क्वायर ये रहा, डिनोमिनेटर में ये वाली चीज स्क्वायर ये रहा। अगेन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट 10x अपॉन x, ये कहां जाएगा सर 1 की ओर, x 0 की ओर जा रहा है सर, ये कहां जाएगा 0 की ओर, ये कहां जाएगा 1 की ओर। सर बेसिकली ये 1 4 इंटू हाफ दैट इज 2, राइट हैंड लिमिट अपने पास कितनी आ गई 2, तो 4 लैम्डा बराबर 2, तो लैम्डा बराबर हाफ आ गया। और जो आपकी राइट हैंड लिमिट आई है फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने पर या होने के लिए वही वैल्यू उसकी 0 पर आनी चाहिए, तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर दैट इज 2, और लैम्डा की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है, लैम्डा की वैल्यू इज हाफ, तो 2 लैम्डा हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 3 इज अवर FNF, ठीक है। तो बिल्ट इन लिमिट से पहले हमने लिमिट तक पहुंचे और फिर कॉन्टिन्यूटी का बेसिक सी चीज हमने लगा दी। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट CTQ दैट इज CTQ नंबर 19। CTQ नंबर 19 क्या बोलता है, पहले आराम से इसको बनाओ और डायग्राम बनाने की कोशिश करो, फिर इसको कन्वर्ट करो किसी बढ़िया चीज में। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कैलकुलस दैट इज R/N फॉर्म, ठीक है, हाँ है ना। मैं अगर आपको एक ब्लैक बादल बनाकर या फिर आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताऊं ना, सर वैसे ये काम तो जेईई मेंस में किया जाता है, बट फिर भी तुम्हारे लिए कर देता हूं कि कैलकुलस की जान, समझ गए कि नहीं समझे, कि जिससे वो
ना चाहते हुए भी सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, 100% पूछेंगे। एक R बाय N फॉर्म वाले क्वेश्चंस, ठीक है। फिर न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला, न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला, जिसको आपने शॉटगन बोला था, याद आया? यस। फिर ये कैलकुलस के कुछ है जिससे फिक्स सवाल आता ही आता है, ठीक है ना। फिर आप बोल सकते हो कि सर ग्राफ इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, जिसमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जैसे अभी हम करके आए हैं। हाँ, कुछ भी पूछ सकता है, रेंज पूछ लिया, इवन ऑड कुछ भी पूछ लिया, ठीक है ना, उनसे क्वेश्चंस आएंगे। न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला हो गया, R बाय N फॉर्मूला हो गया। फिर और कौन सी चीज है जो मैं आपको बोलूं कि शॉर्ट वो तो पढ़ के जाना ही जाना भाई। फिर आप बोल सकते हो लिमिट का सवाल आएगा। अब वो लिमिट का सवाल यार, मतलब इसमें मैं श्योरिटी नहीं है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में नहीं लिख रहा हूं, बट इसमें श्योरिटी नहीं है। बट हाँ, ये जो टॉपिक लिख रहा हूं ये तो 100% श्योर है ही है, ठीक है, ये तो 100% श्योर है ही है। एक चीज और आप कवर कर लीजिएगा जो है, हाँ एक और, जो कि अगले टॉपिक की बात है, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी थ्योरम, ठीक है, ये वाले दो। और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के स्पेशल रूल वाले सवाल, ठीक है। स्पेशल रूल पता है कौन से वाले? स्पेशल रूल वाले की दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन में आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, जिसमें से एक फंक्शन एक पॉइंट पर डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस है, वैल्यू 0 है, दूसरे वाला सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा। ऐसे करके आपकी कॉपी में बहुत सारे मैंने 2-3 तो रूल लिखवाई रखे हैं, तो उनको चेक कर लीजिएगा। ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो जेईई एडवांस में देखने को मिलते हैं। बट सिर्फ टॉपिक पता होने से कुछ नहीं होता। जैसे R बाय N फॉर्म का सवाल आएगा तो आपको वहां तक पहुंचना भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये R बाय N फॉर्म का ही क्वेश्चन है। अब सर इसमें हमें क्या करना है, इसमें बेसिकली एक पैराबोला है, एक पॉइंट है f 0,1, पैराबोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है भाई, ये लो, दिस इज y बराबर x² अपॉन 4 हो गया, है ना। एक पॉइंट है f 0,1, a1 x1 y1, a2 x2 y2, a3 x3 y3, ऐसे करते करते an x1 y1 आर n पॉइंट्स ऑन द पैराबोला सच दैट xk पॉजिटिव। xk पॉजिटिव का मतलब हो गया कि उन सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स इस ब्रांच पे लाई करते हैं, ठीक है ना। एंड ओ एफ ए के वेयर ओ इज ओरिजिन, ठीक है, ये बोलना चाहिए उनको। ओ एफ ए के, एफ तो पॉइंट यहां पर है, दैट इज 0,1, ए के कोई पॉइंट होगा जिसमें आप अगर k की वैल्यू 1 लोगे तो वो पॉइंट a1 बन जाएगा, k की वैल्यू 2 लोगे तो ये बन जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं, तो एंगल ओ एफ ए के दैट इज थीटा जो मैंने माना है वो है k पाई अपॉन 2n, है ना, k पाई अपॉन 2n। अब जैसे मान लो आप k की वैल्यू 1 लो तो यहां पर भी k की वैल्यू 1 ले लेना, आप k की वैल्यू 2 लो तो यहां पर भी k की वैल्यू 2 ले लेना। जैसे जैसे पॉइंट बदलेंगे वैसे वैसे ये एंगल बदलता जाएगा, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसमें R बाय N फॉर्म का सबसे बड़ा हिंट जो है वो तो यही होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 बाय n का फैक्टर दिखाई दे, ठीक है, और इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। और एफ ए के का सिग्मा चल रहा है, एफ ए के की वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। अब सर ये एफ ए के क्या है, मैंने कहा एफ ए के ये वाली लेंथ है भाई, ठीक है, आ जाओ। अब ये एफ ए के की लेंथ हम कैसे निकालें, मैंने कहा ये कोई भी एक पॉइंट है। अच्छा, पैराबोला पर कोई भी एक पॉइंट मानना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में तो मान ही सकते हैं, है ना। तो सर ये कितना है, x² बराबर 4t है, दैट मींस 2t t² हो जाएगा क्या, है ना, 4t, हाँ इधर लेके जाओगे
तो ये हो जाएगा 4t² और ये इधर जाएगा तो 4t², ये इस पे लाई कर रहा है ना। अब मैंने कहा एफ ए के की बात बताओ, व्हाट इज एफ ए के। तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 2t में से 0 गया, दैट इज 2t माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस एक पॉइंट हो जाएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट है t², दैट इज t² माइनस 1 का होल स्क्वायर। आराम से देखना भाई, यहीं पर ही ये लिखा हुआ है t⁴ प्लस 1 माइनस 2t² और ये लिखा हुआ है बेटा 4t²। तो इसको और इसको जोड़ोगे तो एडिशन आ जाएगा 2t²। तो t⁴ प्लस 1 प्लस 2t², तो ये पूरा का पूरा t² प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट t² प्लस 1। तो एफ ए के की जो वैल्यू है वो t² प्लस 1 आ गई, ठीक है। अब मुझे t और ए के को रिलेट करना है, मतलब ये जो लोअर सफिक्स है k वो यहां इन्वॉल्व है, और इसमें तो आपने t बना दिया सर, नया t वेरिएबल ले आए। t का रिलेशन क्या है k के साथ, मैंने कहा k का रिलेशन थीटा के साथ है, मतलब मुझे t और थीटा में रिलेशन निकालना है ना। तो जो कि बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है सर। ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस है 1, इसका y कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट आपने अगर लिया है यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 2t, है ना। और ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये वाली इतनी डिस्टेंस। तो भाई ये यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है पॉइंट की y कोऑर्डिनेट, पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस दैट इज y कोऑर्डिनेट। तो सर ये वाली जो दूरी बचेगी ये हो जाएगी 1, पूरी लेंथ है 1, उसमें से इतनी दूरी घटा दो दैट इज 1 माइनस t², है ना। तो मैंने कहा थीटा और टी में रिलेशन बना रहे हैं, समझ गए, क्योंकि थीटा इज लिंक्ड विद के, और थीटा और टी में एक रिलेशन बन जाए, क्योंकि थीटा और के का सीधा सीधा रिलेशन है, थीटा और टी में एक रिलेशन बन जाए तो के और टी में भी एक रिलेशन बन जाएगा। फिर हम यहां पर एफ ए के की जगह इन टर्म्स ऑफ टी या टी को हटाकर हम अब के को ले आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ज्योमेट्री का मतलब ही बेटा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। यहां पर अगर मैं tan थीटा की बात करूं, tan थीटा की, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 2t इंटू 1 माइनस t², 2t इंटू 1 माइनस t², परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैंने कहा यार ये तो किसी का फॉर्मूला होता है ना। अगर मैं मान लो t की वैल्यू, कितने लोगों को यहां से डायरेक्टली समझ में आता है कि t इज नथिंग बट tan θ/2 है, क्योंकि अगर मैं t की जगह सीधा सीधा बाय ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो, ये फॉर्मूले का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan² θ/2 इज tan थीटा। तो t और थीटा में रिलेशन बन गया, तो t² प्लस 1 कितना हो जाएगा, t² प्लस 1 इज 1 प्लस tan² θ/2, 1 प्लस tan² θ/2 इज sec² θ/2। मैंने कहा अगर थीटा ये है तो व्हाट इज θ/2, दैट इज k पाई अपॉन 4n। तो सर ये लिखा हुआ है आपके पास में sec² k पाई अपॉन 4n, ठीक है, t² प्लस 1, और ये t² प्लस 1 ही आपका एफ ए के है। बन गई बात, ठीक है। अब आपसे जो चीज पूछी गई है उस पर बात करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर n, यहां पर एफ ए के डिस्टेंस लिखना था, एफ ए के इज t² प्लस 1, t² प्लस 1 की वैल्यू sec² k पाई अपॉन 4n, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू s आ रही है या फिर m आ रही है, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। इसको सॉल्व करो भाई। सर ये तो बहुत सिंपल सी कहानी होगी, r/n फॉर्म बनानी। अच्छा अब की बार इस पूरे सिनेरियो में r का जो रोल है वो k ने ले रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 से n और sec² के अंदर r पाई अपॉन 4n बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। तो क्या करते हैं सर, इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रल में। ये वाली चीज जो है ये कि इसकी जगह हम लिखते हैं dx, सिग्मा की जगह आता है इंटीग्रल, और जहां पर आपको k अपॉन n या k अपॉन r दिखाई दे वहां पर x, तो ये लिखा हुआ है sec²
पाई अपॉन 4 ऑलरेडी है और यहां पर x। लोअर लिमिट जो सिग्मा की है उसको n से डिवाइड करो और n को इंफिनिटी लेके जाओ। तो 1 है लोअर लिमिट, k की वैल्यू 1 को n से डिवाइड किया, n इंफिनिटी जा रहा है तो लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। अपर लिमिट को भी n से डिवाइड करो और n को इंफिनिटी लेके जाओ तो n डिवाइडेड बाय n ये 1 हो जाएगा सर, है ना। अब मुझे एक बार बताओ, सेक स्क्वायर ऑफ समथिंग का जो इंटीग्रेशन होता है सर वो होता है tan ऑफ समथिंग, और x का कोफिशिएंट 1 तो है नहीं, तो जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करोगे तो पाई अपॉन 4 से डिवाइड किया तो ये 4 अपॉन पाई बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 1 और m कि इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हमने, या इस पूरे r बाय n फॉर्म की वैल्यू हमने m मानी थी, तो वो m की वैल्यू ही मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो अपर लिमिट रखूंगा तो बनेगा 10 पाई बाय 4 दैट इज 1, 0। लोअर लिमिट रखेंगे तो बनेगा 0, और सर ये वैल्यू आ गई 4 अपॉन पाई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4 अपॉन पाई। तो है r बाय n का ही सवाल, बट ज्योमेट्री से निकलकर पहुंचे हैं वहां तक, ठीक है ना। चलिए CTQ नंबर 20 पे आ जाते हैं। बढ़िया सवाल है, मजे आने वाले हैं इस सवाल में भी आपको। सर एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है 0 से लेकर 5 तक, ठीक है, सच दैट एफ स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 1 आएगी हमेशा, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि एफ स्क्वायर ऑफ एक्स हमेशा क्या है, 1। दैट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू 2 ही आ सकती है, या 1 या प्लस माइनस, या 1 या -1, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एंड एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस ओनली एट ऑल इंटीजर्स, कि 0 से लेकर 5 वाले इंटरवल में, 0 से लेकर 5 वाले इंटरवल में वैसे तो बहुत सारी रियल नंबर्स आते हैं, बट उनमें से एफ एक्स सिर्फ इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। डिसकॉन्टिन्यूअस, यहां पे ध्यान से पढ़ें प्लीज, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है जी। टोटल पॉसिबल फंक्शंस आप बता दीजिए। तो मैंने क्या किया, 0 से लेकर 5 वाला इंटरवल बना लिया, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। फंक्शन सिर्फ डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए इन 6 पॉइंट्स पर। मतलब इनके बीच में तो ग्राफ सर एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, क्योंकि वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसको ऐसे स्टार्ट करो कि 0 से स्टार्ट करने के आपके पास में 0 पर डिसकंटिन्यूअस बनाना है, ध्यान रखना, और वैल्यू जो है वो 1 या -1 में से एक होनी चाहिए। तो हमारे पास में 2 ऑप्शन है, ठीक है, हमारे पास में 2 ऑप्शन है। या तो मैं वैल्यू 1 ले लूं और उसके आगे जो ग्राफ है वो ऐसा बने, 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, देखो आराम से, 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि वैल्यू आएगी 1 या -1 में से कोई एक, या तो 1 या -1, दोनों नहीं आ सकती है। और उसके अलावा हाफ, 3/4 वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि एफ स्क्वायर ऑफ एक्स हमेशा 1 के बराबर है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि 0 पर वैल्यू 1 या फिर -1। सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यहीं पे डार्क सर्कल लगा दो? मैंने कहा 0 पर कॉन्टिन्यूअस बन गया, हमें सारे इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस रखना है। या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी समझ में आएगी ना, कि सर 1 पे हॉलो सर्कल और लाइन ऐसी चली जाए और -1 पे वैल्यू ये आ जाए। हाँ, ये आप आराम से सोच लीजिए, ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर आपने 0 पर ये वाली चीज बना दी तो इसका मतलब आप 0 पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना रहे हो। 0 इसके क्लोज इंटरवल में है और 0 एक इंटीजर है, तो इस पे डिसकॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो हमारे पास 0 पर 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज। मैंने कहा ठीक है भाई। अब आ जाओ 1 पे, ये जो बीच वाले पॉइंट है इन पे कितनी पॉसिबिलिटी है वो गिनते हैं, ठीक है। बीच में किसी भी एक पॉइंट पर जरा देखना, ऐसा हो सकता है, मैं 3 पर गिन के बता रहा हूं, वो एक ही बात है। सर एक पॉसिबिलिटी ये है, देखो ध्यान से, वैल्यू 1 या -1 में से एक ही आ रही है, बट 3 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है ना। या फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि 3 पर ये बीच वाले जो पॉइंट्स हैं उन पर ऐसा बने कि ऊपर हॉलो सर्कल और वैल्यू -1 आए 3 पर, है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, है ना। अब तीसरी पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या 3 पर,
है ना। क्या ऐसा भी हो सकता है 3 पर, ध्यान से देखना, कि ये इधर आया और ये इधर चला गया। मतलब बेसिकली आप 3 पर मत सोचो, 1 पे ही सोच। जैसे अगर ये वाली कहानी है तो 1 पे क्या क्या हो सकता है सर, यहां पर ये डार्क सर्कल आ जाए, यहां होलो सर्कल, और इसके बाद में लाइन यहां चली जाए। या फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि लाइन यहां आ ही रही है, फिर संभाल लोगे क्या, है ना। यहां देखो कि 1 पर हमने क्या किया, 0 पर ये वाली पॉसिबिलिटी थी कि ऊपर डार्क सर्कल और इस पर हॉलो सर्कल, है ना। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी जो 0 पर है वो क्या है, सेकंड वाली तो अभी ड्रॉ ही नहीं की है, मैं पहले के करस्पॉन्डिंग ही बता रहा हूं सर। इसमें 1 पर यह केस हो सकता है कि 1 पर यहां पर डार्क सर्कल और फिर यहां होलो लाइन आगे चली जाए, ठीक है। या फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि 0 पर तो यही सिनेरियो रहे, 0 पर तो यही सिनेरियो रहे, 1 पे ऐसा कुछ हो जाए, ताकि 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है ना। 0 पर वही सिनेरियो है। या फिर एक पॉसिबिलिटी और बचती है, ध्यान से देखना, ये देखो, मुझे 1 और 1 के लेफ्ट राइट जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं उन सब पे वैल्यू फंक्शन की 1 या -1 लानी है, और साथ में मुझे 1 पर फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बनाना है। तो 1 के लिए 3 पॉसिबिलिटी है, दिख रहा है कि सर यहां पर वैल्यू 1 आ जाए और इस पे ग्राफ टूट गया, राइट में 1, मतलब राइट में वैल्यू 1 आ रही है, लेफ्ट में वैल्यू 1 के -1 आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर भी -1 है, इस पर वैल्यू 1 आ रही है, और ये वाली चीज। अब चौथी पॉसिबिलिटी ये मत बोल देना कि सर इसको यहां भर दो और इस पूरी लाइन को ऊपर नहीं उठा के ले जा सकते, बिकॉज अब इस दूसरे वाले के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी, जब ऊपर वैल्यू ये 1 से स्टार्ट करेगा 0 पर, है ना। तो बीच वाले जो पॉइंट्स हैं दैट इज 1, 2, 3 और 4, इन सभी में 3 पॉसिबिलिटीज है। हाँ, अब आपको अगर पूरा बना के देखना है कि सर एक बार 1 पे ये पॉसिबिलिटी होगी, अब 2 के लिए 3 और पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगी, अब 2 के लिए ग्राफ बनाओ। फिर सर 1 के लिए ये पॉसिबिलिटी होगी, तो अब 2 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज और हैं। सिमिलरली सर इसमें भी अगले बार केस में 2 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज और हैं, बना के देखो, ठीक है। अब बात आती है सर 5 के लिए। तो 5 के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी होगी, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जब 0 और 5 एंड पॉइंट्स हैं तो 0 के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, तो 5 भी एंड पॉइंट है तो 5 पर भी 2 पॉसिबिलिटी होगी। नहीं जी, जो 0 ने करा है उसका ऑप्शन छोड़ा ही नहीं 5 के लिए उसने, ठीक है। ये अब जैसे करते कराते आप पहुंचोगे, मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं, देखना भाई, ठीक है। मैं एक रैंडम एग्जांपल बना के दिखाता हूं कि मुझे सब पे वैल्यू 1 या -1 रखनी है और सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस बनाना है। मैंने यहां से ग्राफ स्टार्ट किया, मैंने फिर ये यहां बना दिया हॉलो सर्कल, या यहां हॉलो सर्कल, यहां डार्क सर्कल, फिर यहां गया यहां हॉलो सर्कल, यहां डार्क सर्कल, फिर मैं यहां गया यहां हॉलो सर्कल, यहां डार्क सर्कल, और इसमें ऐसे गया। तो किसी भी तरीके से आप 5 तक पहुंचो, 5 के पास में एक ही ऑप्शन बचेगा, है ना। अगर आप यहां से आए हो तो यहां हॉलो लगाना पड़ेगा, यहीं डार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहां डार्क लगा दिया तो सर ये 5 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोलते सर 5 पे 4 पे मैं ऐसे नहीं पहुंच रहा, मैं तो ऐसे पहुंचूंगा अब की बार। मैंने कहा क्या किया भाई तूने, सर मैंने ऐसे पहुंचा, 4 पे पॉसिबिलिटी काउंट करते हुए 5 पे ऐसे पहुंचा। तो जिस तरफ से 5 पे लाइन आ रही है उसके उधर तो हॉलो सर्कल ही आएगा, दूसरी तरफ डार्क आएगा। तो 5 के पास कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, वो तो एडजस्ट कर रहा है उसके हिसाब से, समझे है ना। और वैसे भी 5 और 0 की जो 2 पॉसिबिलिटीज थी वो यहां काउंट हो चुकी हैं स्टार्टिंग, ठीक है ना। जैसे ये एडजस्ट करेगा उसके हिसाब से ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं अपने एफ एन एफ की बात करूं तो सर 0 को रिलेट करने की, या 0 के लिए 2 पॉसिबिलिटी,
1 2 और 3 के लिए सभी पे 3 पॉसिबिलिटी है और 5 के लिए 1। तो दिस इज 2 इंटू 3 की पावर 4, दैट इज 2 इंटू 81, 162 आर द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। जो बात मैंने बोली अगर वो आपको कम समझ में आई, दैट मीन्स कि आप अभी ड्रॉ करके नहीं देख रहे हो कि इस तरफ से पहुंचो कोई भी एक ऐसी चीज बनाते हुए। 5 के पास एक ही ऑप्शन होगा, हमेशा दो ऑप्शंस होंगे ही नहीं। दूसरा, एक कोई भी एग्जांपल बना लो, बीच में पहुंचो, फिर आपको पता चलेगा कि किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट 1 2 3 या 4 पे मैं 3 पॉसिबिलिटी से ग्राफ को डिसकंटीन्यूअस बना सकता हूं व्हाइल सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरियाज जो दे रखे हैं। बना के देखना, तब क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। सीटीयू नंबर 21 पे हम लोग आ गए हैं वापस। एक अमेजिंग वैरायटी जिसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन दिया गया है और अब की बार द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछी एफ एक्स की। ठीक है सर, सिंपल सी कहानी आपने हमें बताया, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट हो चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, अंदर वाली क्वांटिटी कब इंटीजर बन रही है हमें उस चीज पे ध्यान देना होता है। तो मैंने कहा देख, एक्स जो कि डोमेन वाला पार्ट है दैट इज 0 से लेकर 3/2 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3x लिखा हुआ है, तो मैं पहले ये चेक करूंगा कि 3x कौन कौन से इंटीजर ले सकता है। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर ये आ जाएगा 9/2, 9/2 होता है 4.5। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3x कौन कौन सा इंटीजर हो सकता है। सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 तो हो नहीं सकता बिकॉज 4.5 पे जाके रुक गया है। तो यहां से x की कौन कौन सी वैल्यू आई, 0, 1/3, 2/3, 1 और 4/3। ये वो वैल्यूज हैं जिस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो आपने ये 3x लिखा है ये इन सब पे इंटीजर बनेगा। x इंटीजर नहीं पुट कर रहा हूं भाई, वापस मैं आपको 50 बार बोल चुका हूं, क्लास में भी इस चीज पे बहुत इंफेसिस दिया था कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि x इंटीजर रखो, अंदर वाली पूरी क्वांटिटी कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू ले सकती है। तो 3x बराबर इंटीजर रखा है, x की वैल्यू ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, हाँ है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इसमें x यहां से यहां है तो 2x कहां से कहां तक होगा, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 3 ओपन, तो 2x कौन कौन से इंटीजर्स के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर, 1 के बराबर, 2 के बराबर, है ना, 3 के बराबर तो होगा नहीं, ओपन ब्रैकेट है। तो x क्या क्या हो सकता है सर, 0, 1/2 और 1, यही हो सकता है ना। ठीक है, तो जरा देखना ध्यान से। अब ऐसा नहीं है कि आपको सब पे चेक करना है, थोड़ा सा यहां पर लॉजिक लगाओगे तो आगे बढ़ जाओगे अपने आप, ठीक है। 0 जो है वो एंड पॉइंट है, उस पे हम अलग से चेक करेंगे, ठीक है, 0 पर हम अलग से चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर दोनों की वैल्यू 0 आ रही है और 0 प्लस पर सर ये कितना हो जाएगा, ये भी लगभग 0 और ये भी लगभग 0। तो x बराबर 0 पर जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 0 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी 0 आ रही है। तो मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। 0 जो कि एंड पॉइंट था वो मैंने चेक कर लिया। अब कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर, वो है 1/3, 2/3, 4/3 एंड 1/2। फॉर, इस पे तो चेक कर लिया मैंने, फॉर x बराबर 1/3, 2/3 और 4/3, इन 3 पॉइंट्स पे ग्रेटेस्ट 3x ये डिसकंटीन्यूअस है, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x से ये थोड़ी वैल्यूज आई है, ये वाली वैल्यूज थोड़ी आई है, ये आई है वो तो, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट्स तो उसके लिए मायने नहीं रखते। याद है वो आपको बताया था एक सस्पिशियस पॉइंट्स, तो इसके सस्पिशियस पॉइंट्स तो ये हैं, अगर ये डिसकंटीन्यूअस होगा तो इन पे होगा, इन पे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब सर ये वो यूनिक पॉइंट्स हैं जिसपे ये तो कॉन्टिन्यूअस है पर ये डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि जहां पर इंटीजर बना है वहां टूटेगा ही। तो ये क्या है हमारे पास में, कॉन्टिन्यूअस। एक डिसकंटीन्यूअस में से एक कॉन्टिन्यूअस जोड़ो या घटाओ तो पूरा फंक्शन एफ एक्स क्या आता है सर, डिसकंटीन्यूअस। तो ये 3 पॉइंट तो सर एकदम नक्की हैं, है ना। फिर सिमिलरली आते हैं सर x बराबर हाफ पर। x बराबर हाफ इससे तो निकला नहीं है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x का सस्पिशियस पॉइंट तो है नहीं, तो ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस है और ये वाला जो है ये डिसकंटीन्यूअस है।
एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में से एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन घटाओगे तो पूरा फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो 3 और 1 4 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। अब बात आती है सर ये वाला x बराबर 1, x बराबर 1, 1 पर दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस माइनस डिसकॉन्टिन्यूअस हम ये नहीं बोल सकते कि डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो 1 पे हमें चेक करके देखना पड़ेगा, 1 पे हमें चेक करके देखना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट बताइए, 1 प्लस 1 से थोड़े से बड़े पर सर ये वैल्यू आएगी 3 से बड़ी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, ये वैल्यू आएगी सर 2 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी। और फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ में अगर आप ग्राफ ध्यान से देखते हो तो 2 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है सर, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आती है 0, ये आ रहा है 3। 1 से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी, तो ये 3 से थोड़ी सी छोटी, ये हो जाएगा 2, 3 से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और ये क्या हो जाएगा 2 से जस्ट थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी, तो 2 के लेफ्ट में अगर आप जाओगे तो ये वैल्यू आएगी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, तो मतलब सर 1 पर क्या है, x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इफेक्टिवली कितने पॉइंट्स हो गए, 3 4 और 1 5, जहां पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो सस्पिशियस पॉइंट निकाला, एक बार समराइज कर देता हूं, और वो किस बेसिस पे निकाला कि अंदर वाली क्वांटिटी कब इंटीजर बन रही है। अब जब जब इंटीजर बन रही है थोड़ा सा लॉजिक के साथ चलना है कि सर ये वाले सस्पिशियस पॉइंट्स निकले इसकी वजह से, मतलब इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये इन पे कॉन्टिन्यूअस है, तो एक डिसकॉन्टिन्यूअस दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तो पूरा कॉम्बिनेशन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर सस्पिशियस पॉइंट ये वाले निकले इसकी वजह से, तो मतलब इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस, ये डिसकॉन्टिन्यूअस। अब एक चीज ध्यान समझो, जो इसमें कॉमन पॉइंट है जिसपे दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस है वो आपको अलग से चेक करना है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए जी, CTQ नंबर 22, द नंबर ऑफ रूट्स वाले सवाल ये भी बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो fx आपको एक फंक्शन दे रखा है, fx इज ए फंक्शन जो कि ये दिखाई दे रहा है, डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल वैल्यूज या रियल नंबर्स, a पॉजिटिव है, f ऑफ -5 पर वैल्यू 5 है, f ऑफ -2 पर -3 है, देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द इक्वेशंस fx बराबर 0, कि fx कम से कम कितनी बार 0 होगा। अब एक एक पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं, a x की पावर 9 ऑड फंक्शन है, x की पावर 9 सिर्फ इतना ही, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय साइन x ये भी ऑड फंक्शन है, सी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम ऑफ x, सर ये भी ऑड फंक्शन है, कैसे पता, देख भाई एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है बट सिग्नम ऑफ x कैसा है, ऑड, तो ऑड इंटू इवन दैट इज एन ऑड फंक्शन। वैसे भी आप देख लो x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो ये पूरा क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, 0 पर 0 और नेगेटिव पर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पॉजिटिव है प्लस सी एक्स स्क्वायर, नेगेटिव पे माइनस सी एक्स स्क्वायर, तो हो गया ना ऑड, ठीक है। और फिर सर ये वाली जो चीज है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, ये भी ऑड फंक्शन है ना। x की जगह माइनस एक्स रखो, एलसीएम वेलसीएम लो, कॉमन वॉमन करो, और ये पूरा का पूरा क्या है, ऑड फंक्शन है। दैट मीन्स ये फंक्शंस की बात हो रही है, ध्यान रखना, ऑड फंक्शंस, नंबर नहीं बोल रहा हूं भाई, कहीं मैं बोलूं कि ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, सबको जोड़ोगे तो बोले सर इवन, 4 बार ऑड मतलब इवन, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि fx पूरा का पूरा एक ऑड फंक्शन है ना, fx पूरा का पूरा एक ऑड फंक्शन है। तो अगर आपको वैल्यू -5 पर 5 दे रखी है तो 5 पर वैल्यू क्या आएगी, x के आगे माइनस साइन लगाए तो वैल्यू के आगे भी माइनस साइन, मतलब लगाया है या हटाया है, मतलब अपोजिट साइन की आएगी, तो यहां पे -5 आएगी। -2 पर वैल्यू -3 है तो 2 पर वैल्यू +3 होगी। और ऑड फंक्शन इफ डिफाइंड एट 0, यस सर दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट 0, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी 0 पे 0 हो नहीं रहा, तो दिस इज 0 इसकी डोमेन में है, तो ऑड फंक्शन डिफाइंड एट 0 दैट इज 0। तो ऑड फंक्शन पता करना, उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर 0 पर वैल्यू 0 होती है, और 2 वैल्यूज आपने दे रखी थी, 2 हमने और निकाल ली सर। अब एक ग्राफिकल आइडिया ले लीजिए प्लीज,
सिंस इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, दिखाई दे रहा है आपको? सर ये कहां दे रखा है? मैंने कहा ये देखिए दे रखा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और सबसे बड़ी पावर उसी की है। एक्स को इन्फिनिटी लेके जाओगे ये तो तहस नहस ही हो जाएगा। तो इनमें से सबसे गवर्निंग फैक्टर कौन है? यही है। तो एक्स को इन्फिनिटी लेके जाऊंगा तो वो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, एक्स को माइनस इन्फिनिटी लेके जाऊंगा तो वो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। 0 पर वैल्यू 0 आएगी, 5 पर वैल्यू -5 आएगी, 2 पर वैल्यू 3 आएगी, -2 पर वैल्यू -3 आएगी और -5 पर वैल्यू 5 आएगी और फिर इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो एक रफ प्रोजेक्टेड ग्राफ इज दिस, है ना। द नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, ऐसे सवालों में हमेशा वो आपसे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो कम से कम सर 5 बार तो उस फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही काटेगा, ठीक है। और ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है भाई, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। अब जो CTQs दे रहा हूं वो आपके होमवर्क है, प्लीज इनको अगली क्लास में आए तो करके आए, ठीक है। हाँ है ना, ग्राफिकल बेस्ड है कुछ, बस ये 4 सवाल 26 तक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। बाकी जब हम अगली क्लास में आएंगे तो और बात करेंगे, ठीक है जी। और PYQs सॉल्व कीजिए, और PYQs के ऐसे चैप्टर में तो बिल्कुल ही कमी नहीं होती। कैलकुलस का कोई भी चैप्टर उठा लो, PYQs की आपको कभी कमी मिलेगी ही नहीं, बिकॉज IIT JEE ने PYQs भर भर के पूछे हैं। तो एक लेक्चर में या 1.5 लेक्चर में मैं सारे PYQs कवर नहीं कर पाऊंगा। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs ही आपको करवा पाऊंगा, या जो थोड़े से ट्रैक से अलग जा रहे हैं, बाकी सब आपको खुद कवर करना है, इसीलिए PYQ सॉल्व कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल। एक और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, बाय बाय।